वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लूँ, देन करते ताकि मैं जस्ट एक दफ़ा देख लूँ कि स्क्रीन भी शेयरिंग प्रॉपर हो रही है। जस्ट मुझे रिकन्फर्म कीजिएगा कि स्क्रीन भी शेयर है प्रॉपर। ओके ओके, डन। ओके, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद एहसान, और वैसे तो मैं लाइक अमेजोन की फील्ड में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, लेकिन अमेजोन के ऊपर स्पेशली जो अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट है या अकाउंट रीइंस्टेटमेंट है, विद वन ऑफ माय वेरी फेवरेट जो है ना वो है डोमेन है जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और मैं एनेब्रस का भी पार्ट हूँ इन दिस रिगार्ड, अमेजोन रीइंस्टेटमेंट में और अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट में। तो लाइक आज का जो हमारा पर्टिकुलरली टॉपिक है वो हम होलसेल को देखेंगे कि होलसेल के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करते हैं कि लाइक अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्ड से। तो वैसे तो एक बहुत ये ब्रॉड टॉपिक है, लाइक एक पूरी डोमेन, एक पूरी फील्ड है जिसके ऊपर जो है ना वो एक मतलब आप कह लें कि सीरीज ऑफ क्लासेस भी की जा सकती है, लेकिन एक अमेजोन एफबीए के रिगार्ड से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो लाइक चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अच्छा, दो चीज़ें, अगर मेरी वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन या कुछ इस तरह का इशू है तो कोई भी जो लाइक कोई भी यानी यू मतलब जस्ट एक मैसेज कर दें, ताकि मैसेज मैं साथ साथ देख रहूँगा, ताकि मैं जो है ना उस चीज़ को वहाँ पे जो है ना वो कर लूँ। बाकी ये है कि इंटरनेट मेरी तरफ से स्टेबल है, बट फिर भी कोई इशू हो तो आप मतलब जो है ना वो फ्लैग कर सकते हैं। और सेकंड ये एक और चीज़, शुरू का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा क्विक ट्राई करूंगा क्विकली, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है जो कि एफबीएम से रिलेटेड है लेकिन बताना ज़रूरी है। और शुरू में थोड़ा सा कोई भी लग रहा होगा कि काइंड ऑफ बोरिंग, क्योंकि थोड़ा सा एक चीज़ें, लेकिन फिर जब आगे मेन की तरफ जाएंगे वहाँ पे मैंने सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना आपको बताई हैं। तो वो सारी हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी जो आपको आप आगे चल के अपने अकाउंट्स पे भी इनकाउंटर करेंगे। आप में से ऐसे सेलर्स जिनके अकाउंट्स बन चुके हैं या जो सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं या जिन्होंने सेलिंग होती देखी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ें यूज़फुल होंगी। क्योंकि ये जो अमेजोन अकाउंट हेल्थ आप कह लें कि एक जो टॉपिक जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, ये आपका हर सेलर इन चीज़ों से इनकाउंटर करता है अपने पूरी जर्नी के अंदर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आप हर रोज़ इसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि आपको कभी ना कभी इन चीज़ों के साथ करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा काइंड ऑफ कि यार ये बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद थ्योरेटिकल है, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनकी कोर मीनिंग समझना ज़रूरी है, या आपको किसी मतलब जगह पे बिना जो है वो आपको इनकाउंटर करनी पड़ सकती है अपनी पूरी जर्नी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंटली एक चीज़ है, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ ना इस पूरी फील्ड की एक समरी बता दूँ, तो देखिए एक बहुत बहुत जो है ना सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है तो आपने सिंपल जो उनके प्री सेट रूल्स हैं, प्री सेट रेगुलेशंस हैं, उनकी प्री सेट पॉलिसीज है, आपने उनको फॉलो करना है। जब तक आप उनको फॉलो करते रहेंगे, लाइक कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता या किसी अकाउंट के अंदर अकाउंट हेल्थ के इश्यूज नहीं आते विदाउट एनी रीजन। लाइक ये बहुत ज्यादा काफी लोग जो नॉन अमेजोन, जिनका अमेजोन के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता, वो अमूमन आपने सुना होगा उनको कहते हैं अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अकाउंट्स चलते चलते बंद हो जाते हैं। मैंने अपने कैरियर में आज तक कोई अकाउंट ऐसा नहीं देखा जो कि विदाउट रीजन जो है ना वो डीएक्टिवेट हो गया, विदाउट रीजन जो है ना वो किसी वजह से आप कहें कि हमें समझ ही नहीं है कि क्यों डीएक्टिवेट हुआ है। जब भी आप अमेजोन की पॉलिसीज को या उनके जो परफॉर्मेंस टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते, उनके काउंटर चलते हैं, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। एक छोटी सी जस्ट एक चीज़ है कि मतलब एक मेन जो आपका पूरे का पूरा जो एक सर्कल है वो इस बिहाफ पे आपका चल रहा होता है। अच्छा, अभी बेसिकली अगर आप कोई भी उनकी अमेजोन की पॉलिसीज वगैरह को, लाइक अगर उनकी मार्केट प्लेस को एज पर दे रेगुलेशंस आप उनको फॉलो नहीं करते, उनकी पॉलिसीज को और उनकी रेगुलेशंस को, उनके प्री डिजाइन रूल्स को वायलेट करते हैं, तो आपका या तो अकाउंट डिएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है या कंटेंट रिमूवल से मुराद के जैसे लिस्टिंग है, लिस्टिंग आपकी रिमूव हो जाती है। एक इसमें मैंने केडीपी का लिखा है जस्ट फॉर रेफरेंस। जैसे केडीपी में लोग बुक्स सेल्स करते हैं तो उनके केडीपीज के जो कंटेंट होते हैं बुक्स, वो वहां से लाइक उनको वो हटा देते हैं। अब इसमें ना ये थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें, लेकिन आप आगे चल के सारी चीजें जो है ना प्रैक्टिकल आएंगी। अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पहले स्लाइड पे लेकर चल, तो ये स्लाइड थोड़ी सी आप इसको गौर से देखें। अब जिनके अकाउंट्स बन चुके हैं उन्होंने शायद ये अकाउंट हेल्थ पेज देखा भी हो, तो ये अकाउंट हेल्थ पेज पे आप जाते हैं तो आपको ये उस अकाउंट के स्टैट्स हैं जो कि एक एफबीए, जहाँ पे एफबीए का बिजनेस हो रहा होता है। और ये एक जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे चीज नजर आ रही है जहाँ पे कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस लिखा हुआ है,
एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट साइड के ऊपर, और एक आपके पास एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर आपका शिपिंग परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेसिकली आपकी होती हैं एफबीएम में। अगर आप एफबीएम कर रहे होंगे, अगर आपने अपना जो फुलफिलमेंट मेथड है वो एफबीएम चुना होगा, फुलफिलमेंट मर्चेंट, तो आपको खुद से कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा और शिपिंग परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप एफबीए कर रहे होते हैं जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, लाइक जो आपको भी बताया गया होगा कि आपने उस एफबीए को लेकर चलना है, तो दिस इज द रीजन क्यों कहा जाता है हमेशा कि आप जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करें तो अपने एफबीए से स्टार्ट करना है। उसकी ये रीजन होती है कि आपको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का ख्याल नहीं रखना पड़ता, ना आपको शिपिंग परफॉर्मेंस का ख्याल रखना पड़ता है। आपका कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस और जो शिपिंग परफॉर्मेंस है, दोनों की दोनों जो है ना अमेजोन खुद से मैनेज कर रहा होता है। इसीलिए जो है ना वो एफबीएम को अवॉइड करते हैं शुरू में और एफबीए को प्रेफर करते हैं स्टार्ट में। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस डेफिनेटली हैं जहाँ पे आपने ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लिए जिनकी एफबीए फीस बहुत ज्यादा और आपको एफबीएम में अच्छा खासा एक वो फीस बच रही है, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली लोग एफबीएम की तरफ भी जाते हैं। तो सिर्फ एफबीएम का मसला सिर्फ ये होता है कि आपको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस और शिपिंग परफॉर्मेंस उसका ध्यान खुद से रखना पड़ता है। अच्छा, अब जो मिडिल में आपको विंडो नजर आ रही है, पॉलिसी कंप्लाइंस, अब चाहे तो आप एफबीएम कर रहे हो चाहे आप एफबीए कर रहे हो, ये जो एक प्री सेट रूल्स हैं ये दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि आप एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो। अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ। जब भी कभी हम बात करेंगे ना आगे चल के परफॉर्मेंस टारगेट्स की, मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस टारगेट्स को अपने मीट करना, उसका मतलब ये होगा कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस प्लस शिपिंग परफॉर्मेंस, यानी एफबीएम की बात हो रही है। और अगर मैं पॉलिसी कंप्लाइंस की बात करूँ जिसको अकाउंट हेल्थ रेटिंग भी कहते हैं, इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, तो ये बेसिकली पॉलिसीज के बाद इसमें दोनों चीजें आती है, चाहे आप एफबीएम कर रहे हैं चाहे आप एफबीए कर रहे हैं, आपको एएचआर की जो है ना टेक केयर करनी पड़ती है इन बोथ केस। अच्छा, अभी बेसिकली हम आगे चलते हैं, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब अगेन जो भी मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मैं एफबीएम की करने जा रहा हूँ। मैं जब एफबीए स्टार्ट करूंगा मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा इंडिकेट भी कर दूंगा कि अभी हम प्रॉपर एफबीए की तरफ आ गए। एफबीएम को भी डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स, ये भी आगे चल के कोई भी आप में से किसी को भी एफबीएम में सेल करने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा सा ये फार्मूलाज वगैरह भी इसके अंदर हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्विकली गो थ्रू करता हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। अब सबसे पहले जो है ना, अब एक्सट्रीम लेफ्ट वाली साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। इसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं मेन, जो इसके ऊपर ऑर्डर डिफेक्ट रेट आता है। इस ऑर्डर डिफेक्ट रेट के अंदर फर्दर इसकी सब कैटेगराइजेशन के अंदर नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स आते हैं। इसको मैं वन बाय वन आपको गो थ्रू करवाता हूँ क्विकली ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि ये चीजें हैं क्या, कैसे कैलकुलेट होती हैं, और जब कोई भी बंदा एफबीएम कर रहा था तो ये चीजें मेंटेन करना क्यों जरूरी होती है। इनके थ्रेश होल्ड्स क्या हैं, लाइक अमेजोन की रिकमेंडेशन के हिसाब से इनकी जो एक रेफरेंस वैल्यूज क्या हैं जिनके आप जिनको ब्रीच नहीं करना होता, अगर आप ब्रीच करते हैं उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। अब कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास ओडीआर आता है, इसको ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं। अगर आपका ऑर्डर किसी भी वजह से जो है ना वो लाइक डिफेक्टिव पहुंचता है कस्टमर की तरफ, उसमें किसी किस्म का भी डिफेक्ट हो, या वो आइटम मिसिंग हो, या उसमें कोई भी उसमें जो है ना वो इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो आपकी तरफ से दी गई हो, या आइटम डैमेज हो, क्योंकि अब ये चीज़ आप खुद कर रहे हैं, एफबीएम हो रहा है, मतलब आप खुद इस पूरी आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को खुद कर रहे हैं। अगर किसी भी वजह से आपका ऑर्डर के अंदर डिफेक्ट है बाय एनी मीन्स से मुराद कि आपका जो है ना वो बेसिकली आपने जो ऑर्डर भेज दिया वो डिफेक्टिव हो सकता है, उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग हो सकते हैं, या पूरे का पूरा ऑर्डर मिसिंग हो सकता है, या उसके अंदर आपने इनकरेक्ट अपने प्रोडक्ट भेज दिया, या आपने डैमेज आइटम ड्यूरिंग ट्रांजिट वो डैमेज हो गया। इस सूरत में जो आपका होगा ना जो इफेक्ट है वो आपका ओडीआर के ऊपर आएगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर आएगा। सिंपली है, अगर आपका ओडीआर की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब ये होगा, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो सही नहीं है, आप चीज़ों को सही से लेके नहीं चल रहे, जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के ऊपर इशू आ रहा है। लो ओडीआर का मतलब या लो ऑर्डर डिफेक्ट रेट बिल्कुल सिंपल, जैसे ये बाय डेफिनेशन आपको समझ भी आ जाएगा। लो ओडीआर का मतलब कि आपकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं, आपके जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है बिल्कुल कम है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल से इसका फॉर्मूला है, जो आपके डिफेक्टिव ऑर्डर्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपका ओडीआर कैलकुलेट होता है। अमेजोन की रिकमेंडेशन ये है कि आपका जो ओडीआर रेट होता है वो लेस देन 1% होना चाहिए। अगर आपका 1% से ज़्यादा ओडीआर रेट एक्सीड करता है तो आपका जो सर्विस परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो है ना वो इशू आता है। होता क्या है जब आपका एक्सीड करता है, मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताता हूँ इसमें। अच्छे इसकी पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन होती है 60 लास्ट 60 डेज के पीरियड के ऊपर। ठीक है। अब जो ओडीआर होता है फर्दर तीन इसके ना पार्ट्स पे डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स। अब इस स्लाइड पे वापस आते हैं। अब देखें वहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है अंडर 1%। जब तक ये 1% अंडर 1% रहेगा आपके अकाउंट के ऊपर कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही 1% से एक्सीड करेगा
तो यहाँ पे ना एक रेड कलर का मार्क आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और अमेजोन आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आपका ओडीआर के अंदर क्या इशू है। अगर तो कुछ परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर गई हुई हो तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता, जब आप नॉर्मली जब आपकी हाई वॉल्यूम सेलिंग हो रही होती है, तो क्योंकि लास्ट 60 डेज पे चल रहा होता है, तो मे बी आपका ये 2 दिनों के लिए 1.2 रहे 1.3, उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक लास्ट 7 डेज 10 डेज में आपका 2% 3% है, तो फिर इफेक्ट आता है। फिर अमेजोन इसको फ्लैग करता है कि भाई आप एक्सप्लेन करें आपका ओडीआर क्यों डिफेक्ट है। अच्छा, इसकी जो मैंने आपको तीन सब कैटेगरीज इसकी बताई हैं, जो उसके तीन सब कंपोनेंट्स हैं, उसमें नेगेटिव फीडबैक है, ए टू जी गारंटी क्लेम्स है, और चार्ज बैक क्लेम्स है। इनको भी हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। देखें, नेगेटिव फीडबैक इज सिंपली कि जब आप कोई भी ऐसी फीडबैक, जब आपने अमेजोन के ऊपर देखा होगा कि आपकी 5 स्टार रेटिंग होती है, 3 स्टार रेटिंग को एवरेज रेटिंग बोलते हैं, 5 स्टार को 4 स्टार को गुड रेटिंग बोलते हैं, जो 1 और 2 स्टार है उनको आप नेगेटिव रेटिंग के रिगार्ड में लेते हो। अब बेसिकली कोई भी कस्टमर जब 1 या 2 स्टार रेटिंग देता है तो बेसिकली आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है। अब जो भी आपको नेगेटिव फीडबैक कस्टमर दे रहा होगा तो ड्यू टू सम रीजन होगी, मे बी उसको उसका प्रोडक्ट आपने बहुत लेट डिलीवर किया क्योंकि आप एफबीएम कर रहे हैं, क्या पता आपने जो प्रोडक्ट उसको दिया और ड्यूरिंग आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त नहीं थी कि आपने वो प्रोडक्ट किसी वजह से डैमेज कर दिया। मे बी वो प्रोडक्ट अपने एक वो आपने उसको जब कहीं पे रखा वो लीक हो गया। वो तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिस वजह से कस्टमर ने ड्यू टू एनी रीजन अगर उससे नेगेटिव फीडबैक किया तो इंडिकेट करता है कि आपके यानी ऑर्डर डिफेक्ट, आपका जो ऑर्डर है वो डिफेक्टिव था, और वो चीज इंडिकेट करती है ऑर्डर डिफेक्ट रेट को बेसिकली। ए टू जी गारंटी क्लेम क्या होता है? इसमें अमेजोन क्या होता है, अपने कस्टमर को एक एक सर्टेन एक टाइम ऑफ विंडो देता है जिसके अंदर कस्टमर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं और अपने जो है ना वो पेमेंट अपनी वापस ले सकते हैं। अब ये विंडोज मैंने टाइम मेंशन इसलिए नहीं किया, कैलकुलेट तो ये इसी तरह लास्ट 60 डे पे होता है, लेकिन इसकी जो रिटर्न विंडो का टाइम डिफरेंट टू डिफरेंट होता है। जैसे पीक सीजन होता है Q4 में, उसमें उस विंडो का टाइम और होता है, नॉर्मल डेज में उसका विंडोज का टाइम और होता है। अब बेसिकली ए टू जी गारंटी क्लेम में क्या होगा कि जब भी कोई ऑर्डर आपका डैमेज या लेट या इनकरेक्ट या कोई भी किसी वजह से भी आपका आइटम या मिसिंग हो गया, तो उस वजह से जब कस्टमर जो है ना ए टू जी गारंटी क्लेम करता है कि मतलब उस क्लेम के बदले वो अपनी पेमेंट वापस लेता है, तो अब जब कोई भी ए टू जी गारंटी क्लेम लेगा तो वो अपना क्लेम इसी वजह से लेगा कि जब उसको कोई भी ऑर्डर के अंदर डिफेक्ट मिलेगा, तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऑर्डर मिसिंग हो, चाहे इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। अब ये भी चीज़ इनडायरेक्टली आपको हिट कर रही होती है ओडीआर को। तो सिमिलरली जैसे हमने नेगेटिव फीडबैक को किया कि नेगेटिव फीडबैक का भी एक्चुअली मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर के अंदर डिफेक्ट था तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिली है। सेम वे ए टू जी गारंटी क्लेम कोई तब भी क्लेम करता है जब उसको ऑर्डर के अंदर कोई इशू हो और वो उसको क्लेम करे कि लाइक मेरे ऊपर मेरे ऑर्डर में कोई मसला था और वो चीज़ एग्जैक्टली आपकी जो है इफेक्ट कर रही होती है ओडीआर को। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्लेम्स कस्टमर की तरफ से जिसमें आपका फॉल्ट ना हो, ठीक है, या कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया और खुद ही कैंसिल कर दिया, तो उसमें डेफिनेटली आपके इशू नहीं, वो ओडीआर के अंदर इफेक्ट नहीं करते। अब सपोज के लिए फॉल्ट, अब कस्टमर एक ऑर्डर करता है, आपने लिस्टिंग पे एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन एक्स वाई मतलब ये है। अब वो कहता है कि लाइक मैंने जो उसको यूज किया तो ये मतलब मेरे काम के लिए, तो इसमें मतलब आपकी गलती नहीं, आपने तो एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन मेंशन की है। अब उसने ऑर्डर किया और उसकी अपनी गलती की वजह से उसने मतलब रॉन्ग एक डायमेंशन वाला आइटम चूज करा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, तो इस तरह की चीजें जो ओडीआर को इफेक्ट नहीं करती, फिर आपको अमेजोन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लास्ट चीज आती है क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट। बेसिकली ये क्या होता है कि जब भी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड में वापस अमाउंट जाती है, अब होता ही है कि जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन से और उसने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यानी अपने बैंक को कॉल करके मैसेज करके कहा कि मैंने अमेजोन से एक ऑर्डर प्लेस किया, वो मुझे ऑर्डर डिफेक्टिव पहुंचा है या ये मुझे ऑर्डर मिली नहीं है, और बैंक वाले क्या करते हैं वो अमाउंट रिवर्स करवाते हैं अमेजोन से लाइक आपके उनके अपने बैंक में, तो इस तरह की चीजें होती है, इसको क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक कहते हैं। तो ये भी क्रेडिट, अब कोई भी कस्टमर जब क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक लेता है उसका मतलब ये होता है कि आपके ऑर्डर में कोई ना कोई प्रॉब्लम था जिस वजह से उसने अपना जो है ना वो क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक लिया है। तो ये जितनी भी सारी चीजें आपकी इंडिकेट कर रही होती हैं सारी की सारी आपके ओडीआर को। और इसकी मेन रीजन यही है चार्ज बैक की भी, जो उसी चीज़ के हैं लाइक जिसमें ये हो सकता है कि आपका ऑर्डर कस्टमर को रिसीव ही ना हुआ हो, उसमें ये हो सकता है कि जो है ना वो आपने उसको ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिटर्न और रिफंडेड हो, और ऐसा जो आपने ना डैमेज और डिफेक्टिव आइटम भेजा, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें बेसिकली आपकी जा रही होती हैं आपकी ओडीआर को इफेक्ट कर रही होती है। मैं दोबारा से आपको एक स्लाइड पे लेकर जाता हूँ। अभी तक हमने जो बात की, हमने एफबीएम की बात की है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस हमने उसकी बात की है, जिसमें मेन चीज़ थी ऑर्डर डिफेक्ट रेट। हमने देखा कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता क्या है, इसके थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, फिर इसके सब कंपोनेंट्स कौन से हैं, और सब कंपोनेंट्स बेसिकली तीन तीन सब कंपोनेंट्स, और तीनों के ऊपर किसी चीज़ की भी डिस्टर्बेंस होगी तो अल्टीमेटली वो आपको ओडीआर को ही इफेक्ट कर रहा होता है। अब हम एक्सट्रीम राइट पे देखें तो शिपिंग परफॉर्मेंस है। अभी तक जो हमने देखा वो ऑर्डर ऑर्डर के हिसाब से था, यानी जो भी प्रोडक्ट था उसके हिसाब से। अभी हम शिपिंग की बात कर रहे हैं, यानी देखिए जब आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपने क्वालिटी भी मेंटेन करनी है जिसको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस कहते हैं, और आपने जो उसकी ट्रांजिट है यानी आपने जो कस्टमर तक पहुंचाना है शिपिंग, वो भी अपने खुद मैनेज करनी है एफबीएम में। तो उसके लिए उन्होंने तीन उसके लिए अलग से एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं।
लेट शिपमेंट रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट, इसको भी टीआर भी बोलते हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अगेन अभी तक जो भी हम पढ़े एफबीएम की चीज़ें हम पढ़े हैं, ये चीज़ें हैं जो शिपिंग परफॉर्मेंस में आती हैं। लेट शिपमेंट रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। अब इसको हम क्विकली वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, लेट शिपमेंट रेट क्या होता है? इसका सबसे पहले क्राइटेरिया, अमेजोन अलाउ करता है कि अगर आपके जो लेट शिपमेंट रेट, लेट एल एस आर है, जो लेट शिपमेंट रेट है वो लेस देन 4% हो तो ओके है, लेकिन इससे जो है ना वो ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए। अब लेट शिपमेंट रेट क्या है? अब सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो भी आपने ऑर्डर फुलफिल किए होंगे, ठीक है, मतलब ये 2 दिनों में, लाइक इसकी जो कैलकुलेशन है वो 2 डिफरेंट टाइम्स होती है। अब 10 डे पे भी इसकी कैलकुलेशन हो रही होती है, 30 डे पे भी कैलकुलेशन हो रही होती है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर जो आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे किए होंगे। अब अगेन मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया, एल एस आर ओनली अप्लाइज टू सेलर फुलफिल ऑर्डर्स, यानी हम एफबीएम की बात करें। ठीक है, इसमें अब ये होता है कि हम बेसिकली जो भी कस्टमर का आपका ऑर्डर, आपने उसको जो टाइम ड्यूरिंग एफबीएम बताया कि आपको इस दिन आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो आपने उस दिन ही पहुंचाना है या उससे पहले पहुंचाना है। आप जितना उससे बाद पहुंचाएंगे तो आपका एल एस आर की कैलकुलेशन के अंदर वो चीज़ आती रहेगी। अब होगा क्या, जब आपका बेसिकली ये चीज़ें भी देखें, उस उन्हीं चीज़ों के ऊपर उन सब ओवरऑल सब चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। अगर आप सपोज करें आप ऑर्डर लेट पहुंचा रहे हैं, तो आपको उससे नुकसान क्या होगा? ए टू जी गारंटी क्लेम्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। जब आप प्रोडक्ट लेट, कस्टमर को पता है कि मुझे संडे को प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको प्रोडक्ट जाके जब संडे को नहीं मिलेगा, वो मंडे को भी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली क्लेम करेगा अपना कि मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था, इसकी जो अमाउंट है मुझे वापस कर दीजिए। नेगेटिव फीडबैक देगा, सपोज करें इसको ऑर्डर संडे को मिलना था, आपने उसको दिया मंडे को या ट्यूसडे को, तो डेफिनेटली वो उसको ऑर्डर, बेशक आपने सही ऑर्डर दिया है, वो आपका प्रोडक्ट भी आपका ठीक है, लेकिन उसको नेगेटिव फीडबैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो कहेगा कि लाइक मुझे ये प्रोडक्ट बहुत लेट मिला है। और फिर अगेन अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो किसी इवेंट पे उसने लिया और वो इवेंट से आप बाद में पहुंचा रहे हो, तो और ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक आने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये आप लोगों को शायद इसका आइडिया हो या ना हो। एक जब आप जिनके अकाउंट से आप एक मैसेज का बटन देखते हैं, तो जब कभी कभी ये होता है कि आप कस्टमर डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, तो कस्टमर कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये है कि जब आप चीज़ें लेट कर रहे होते हो, तो कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, आपको मैसेज कर रहे होते हैं कि लाइक हमारा ये ऑर्डर आईडी था, अभी तक हमारा ऑर्डर पहुंचा क्यों नहीं है। नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, ड्यू टू दिस सब नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस होता है इस पूरी, इस जो है ना चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बस ये है कि आपका एल एस आर लेस देन 4% होना चाहिए। अगर आपका एल एस आर 4% से ऊपर जाता है तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर अमेजोन आपसे प्रॉपर प्रूफ्स लेता है, आपकी सप्लाई चेन, आपकी जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं आपकी बिजनेस में, कि क्यों आपका इतना जो है ना वो लेट चीज़ें डिस्पैच हो रही थी। अब इसमें एक ये चीज़ है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। वीटीआर, वैलिड ट्रैकिंग, एक आप सब लोगों ने सुना होगा पहले ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि अमेजोन की, अब तो खैर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बहुत लाइक रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी नहीं करता। जब पहले कभी ड्रॉप शिपिंग होती थी अमेजोन पे, तो हमेशा एक मतलब वास्ट केसेस जो मैंने देखे थे, लाइक 95% ऑफ द केसेस पकड़े जाते थे सिर्फ वीटीआर की वजह से, वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में होता ये था कि लोग थर्ड पार्टी से फुलफिलमेंट करवाते थे, उसके ऊपर ट्रैकिंग वैलिड नहीं होती थी और काफ़ी मसले होते थे। तो अभी भी इवन जो लोग रियल प्रैक्टिस है, ये प्रॉपर में जो एफबीएम कर रहे होते हैं, वो हमेशा उनको सबसे ज्यादा डर होता है वीटीआर का, सबसे ज्यादा वो ख्याल वीटीआर का रखते थे कि बाकी चीजें चले फिर भी अमेजोन लाइक उसको कर देता है मैनेज, लेकिन वीटीआर के मसलों को अमेजोन बहुत सीरियस लेता है। तो वीटीआर बेसिकली होता क्या है कि आपका हर बॉक्स के ऊपर एक वैलिड ट्रैकिंग नंबर होता है, जिस नंबर को यूज करते हुए कस्टमर अपना पार्सल ट्रैक कर सकता है कि मेरा पार्सल अभी लाइक ट्रांजिट फैसिलिटी से कहाँ तक पहुंचा है, उसको एग्जैक्ट एक एक प्रॉपर एक लाइव पता चल रहा होता है। जैसे हम लोग भी पाकिस्तान में अपना ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर आईडी होता है, हम वहाँ से अपना ऑर्डर ट्रैक कर रहे होते हैं। तो अब इसकी एक सिंपल सा इसका भी एक हुआ है कि ऑल पैकेजेस विद अ वैलिड ट्रैकिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पैकेजेस ड्यूरिंग अ गिवन 30 डे टाइम पीरियड, यानी 30 दिनों के अंदर आपके कितने ऐसे पैकेजेस जिसका वीटीआर प्रॉपर वैलिड ट्रैकिंग था और कितने ऐसे जिनका वैलिड ट्रैकिंग नहीं था, तो इनको डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं, और ये भी 30 डे के ऊपर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप अमेजोन पर एफपीएम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो अमेजोन के वेरीफाइड पार्टनर हैं उनको आप जो है वो यूज़ करें, उनके जो मेन कोरियर्स हैं, लाइक जिसमें यूएसपीएस है, फेडेक्स है, यूपीएस है, तो आप उनको यूज़ करें, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग जो है ना वो लाइक उनकी फ्री ट्रैकिंग और उनकी ट्रैकिंग एक्यूरेट होती है। और वीटीआर का भी ये होता है कि आपकी जो वीटीआर है वो 95% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका वीटीआर की वैल्यूज 95% से लेस होगी, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली जो है ना वो लाइक डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है और अमेजोन इस पर प्रूफ मांगता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि अब वीटीआर, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें वीटीआर अप्लाई नहीं होता, यानी वीटीआर का फार्मूला या वीटीआर का जो पूरा सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो ऐसी इंटरनेशनल शिपमेंट्स जो कि चाइना से आ रही होती हैं और जिनकी ऑर्डर वैल्यू लेस देन $5 होती है इंक्लूडिंग शिपिंग। फिर कुछ इसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल शिप्स जो आउटसाइड ऑफ यूएस और चाइना, चाइना यूएस के अलावा कहीं और से आ रही होती हैं,
और फिर कुछ डिजिटल ऑर्डर्स, ठीक है, जो कि फिजिकली शिफ्ट नहीं होते, जैसे ऑडियो बुक्स होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाइक, क्योंकि उनके ऊपर वीटीआर, क्योंकि आप उनकी ट्रैकिंग कर नहीं सकते, तो उसमें वीटीआर लाइक इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसमें लास्ट चीज़ हम पढ़े हैं, कैंसलेशन रेट। अब कैंसलेशन रेट एक दो तरह की कैंसलेशन है। एक वो कैंसलेशन जो सेलर करता है, ठीक है, और एक वो होता है जो बायर करता है। अगर बायर कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करके कैंसिल करा, वो फिर आपको उस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको एक ऑर्डर आ गया और आपने ऑर्डर कैंसिल किया, तो ये चीज़ कैंसलेशन रेट के अंदर आती है। तो इस वक्त सिंपल से इसका भी फार्मूला है, ऑल सेलर कैंसल्ड ऑर्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर ड्यूरिंग अ गिवन 7 डेज। ये 7 डे में कैलकुलेट हो रहा होता है। इस पे ये होता है कि आपने आपने खुद से कितने ऑर्डर कैंसिल किए। देखिए, अगर आप खुद से ऑर्डर कैंसिल करें, तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं थी, या कुछ आपके पास इशू है। इसलिए अमेजोन जो आपका कैंसिलेशन रेट को भी कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इसमें बेसिकली जो कैंसलेशन रेट आपको जो है ना, वो आपका अंडर 2.5% होना चाहिए। अगर 2.5 से ये एक्सीड करेगा, तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ये एफबीएम की थी, एफबीएम से रिलेटेड थी, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली लेके चल रहा था कि चलें, एक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली लोग एफबीएम भी करते हैं, और एफबीएम के कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें एफबीएम बहुत ज़्यादा फिजिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको जितनी चीज़ें हमने बैक पे डिस्कस की हैं, ओडीआर, उसके अलावा जो है एलएसआर, उसके अलावा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट और वैलिड वैलिड ट्रैकिंग रेट, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आपको कोई भी इनमें से एक चीज़ भी अगर आपकी प्री डिज़ाइन उनकी वैल्यू से एक्सीड करती है, तो आपको एक सीरियस आउटकम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और काफ़ी ज़्यादा प्लान इफेक्शन अमेज़न को देने पड़ सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अगेन, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस टारगेट्स, तो ये जर्नल कम्प्लेक्सिबिलिटीज हैं एफबीएम की। इसीलिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि आपको लोग आपको सुनते होंगे ना कि अब लोग आपको कहते हैं एफबीए से स्टार्ट कर। तो बेसिकली यही रीजन होती है कि क्योंकि आपको शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता। तो स्पेशली अकाउंट हेल्थ की चीज़ों का नहीं पता होता। तो लोग कहते हैं नहीं, हमें तो एक प्रोडक्ट है, उस पर $3 का प्रॉफिट एफबीए में, और अगर हम उसको एफबीए में देखते हैं तो $4 का हो रहा है। अगर आपको $4 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या मैं बाकी चीज़ें सही इफेक्टिवली हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर तो आप इफेक्टिवली उसको हैंडल कर या कर सकते हैं, फिर तो ओके। अदरवाइज अगर आपका न्यू बिजनेस, आपको चीज़ों का भी आप लर्निंग स्टेज में है, तो हमेशा एफबीए आपको प्रेफर किया जाता है, ताकि आप इन सब चीज़ों की कम्प्लेक्सिबिलिटी से जो है वो बच जाए। अच्छा, अभी हम कुछ आगे चीज़ें पढ़ें, जो बेसिकली अब चाहे तो अगर आप एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, आपको जिन चीज़ों का कॉमन में ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मैं कुछ दफ़ा वापस लेके भी चलता हूँ। ये जो मिडिल वाली विंडो आपको नजर आ रही है पॉलिसी कंप्लाइंस की, अब ये रिगार्डलेस ऑफ आपकी जो है ना वो उस बिजनेस मॉडल के ऊपर है कि आप एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो, आपको दोनों केस में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने ना कुछ जर्नल चीज़ें हैं जिनको आपने ना देखना होता है जब आप रेगुलर सेलिंग कर रहे होंगे। एक तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो वो सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आता है। आपको अमेजोन की तरफ से नोटिफिकेशन होता है, जिसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके अकाउंट में जो भी इशू है। वॉइस ऑफ कस्टमर, ये मैं आगे चल के आपको एक पूरा एक सेक्शन है जिसमें आपको बताऊंगा कि वॉइस ऑफ कस्टमर होता क्या है, इसके क्या मतलब बेनिफिट्स हैं। ये बेसिकली अमेजोन का एक इन हाउस आप कह लें, या अकाउंट के अंदर एक डायग्नोस्टिक टूल है। फिर उसके बाद जो है वो फीडबैक, फीडबैक मैनेजर से आपको ये पता चलता है कि आपको कोई रिसेंटली अगर फीडबैक मिली, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है देन ओके, अगर नेगेटिव है तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। मैसेजिंग इनबॉक्स, तो ये आपको मैंने पहले भी जैसे बताया, अगर तो एफबीएम करें तो आपको फ्रीक्वेंटली मैसेज आते हैं, लेकिन इवन एफबीए के केस में भी आपको कभी कभी कस्टमर का मैसेज आ जाता है। तो उस पर बेसिकली ये होता है, ऑल दो आप मीट कर रहे होंगे, आपके साथ और भी सेलर्स होंगे, लेकिन अगर आप बाय बॉक्स सिस्टम आपके पास होगा, कस्टमर के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो डायरेक्टली आपको इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इनकी रिसेंटली अमेजोन की न्यू पॉलिसी आई थी, अब तो खैर पुरानी हो गई है, उसको मोर देन 1.52 ईयर्स हो गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लगा दिए, यानी आपने विद इन 24 आवर कस्टमर के मैसेज को रिप्लाई करना है। अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इस रिगार्ड में भी ड्रॉप होती है कि आपने उसको मैसेजिंग, अपनी इनबॉक्स मैसेज को अपने टाइमली रिप्लाई नहीं किया, तो विद इन 24 आवर आपने ना उसको भी रिप्लाई करना होता है, मस्ट। अब सबसे पहले जैसे मैंने ये मेंशन भी यहाँ पे किया कि एप्लीकेबल है दोनों पे, एफबीए के ऊपर भी एफबीएम भी। अभी आप एफबीए करें एफबीएम करें, अब जो अकाउंट हेल्थ एएचआर है, अकाउंट हेल्थ रेटिंग, जिसको भी हम स्टडी करेंगे, ये जो सारी चीजें हम आगे इसके बाद जितनी भी पढ़े हैं, ये अब दोनों के लिए, एफबीएम के लिए भी एफबीए के लिए भी हैं। मैं रिपीट इसलिए करूँ कि लोग काफी ये समझते हैं कि शायद ये एफबीए में हमें ये चीजें का ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन नहीं। वो जो पहले चीजें आपको बताई हैं वो एफबीएम की थी। अभी इसके बाद जो भी हम डिस्कस करें, वो एफबीए और एफबीएम दोनों के ऊपर आता है, कॉमन है। अच्छा, अब जो बेसिकली सबसे पहले हम एएचआर के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंट हेल्थ रेटिंग। मैं एक दफ़ा वापस चलता हूँ।
ये जो आपको मिडिल वाली विंडो नजर आ रही है, आपको एक ग्रीन कलर का जो है वो दो बॉक्स, इसके ऊपर 200 लिखा है, ये अकाउंट हेल्थ रेटिंग होती है। हम इसके यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम वन बाय वन नीचे चीज़ों के ऊपर आएंगे। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, रिसीव्ड कंप्लेंट, जो मेन एफबीए के बिजनेस में होलसेल में जो सबसे ज्यादा तीन चीज़ें होती हैं, वो आपकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग, आपकी रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन और आपकी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन। ये सबसे मोस्ट कॉमन है जिनको लाइक आप इनकाउंटर करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट हेल्थ रेटिंग से। तो अकाउंट हेल्थ रेटिंग क्या है, एक अमेजोन का एक सिस्टम है जिसके ऊपर वो आपकी अकाउंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। अब पहले लाइक जो है ना, अब एक ओल्ड अकाउंट हेल्थ रेटिंग सिस्टम, एक न्यू। अब ओल्ड में क्या होता था, जब जो पहले लोग, शायद आप लोगों ने उसको नहीं देखो, तो ये 2022 तक ना जो अकाउंट हेल्थ रेटिंग के ऊपर ना जस्ट थ्री कलर स्कीम में आता था। अगर तो आपका अकाउंट हेल्दी होता था तो वो ग्रीन आपका शो होता था, अगर आपका अकाउंट एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन होता था तो वो येलो पे होता था, अगर रेड होता था तो इसका मतलब आपका अकाउंट ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है। देन उन्होंने एक नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होगा कि लाइक आपके जीरो से लेकर 1000 तक नंबर होंगे, और आपका जो, जब आपका अकाउंट न्यूली क्रिएट होगा तो वो आपके अकाउंट हेल्थ 200 से स्टार्ट होगी, यानी 200 एक वो ऑप्टिमम नंबर है। आप जब अकाउंट अपना नया बनाते हैं, जिन लोगों ने बनाया भी होगा, तो उनका अकाउंट हेल्थ स्कोर स्टार्ट होता है 200 से, 200 से कम से नहीं स्टार्ट होता, 200 पे ऑप्टिमम रहता है। अब बेसिकली AHR अकाउंट हेल्थ रेटिंग, ये जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन्होंने एक नंबरिंग सिस्टम जिसमें जीरो से लेकर 1000 तक उन्होंने नंबर्स बनाए थे, और देन उसमें कलर कोड स्कीम भी ऐड की थी। और वो जो मैंने आपको प्रीवियसली चीज बताई कि जो न्यू सेलर्स हैं उनका जो है वो स्कोर स्टार्ट होता है 200 से। अब इसमें तीन बेसिकली आगे पैरामीटर्स या तीन इसकी कैटेगरीज हैं। अगर तो आपका अकाउंट हेल्थ स्कोर 200 से लेकर 1000 तक है तो आपका अकाउंट हेल्दी है। अगर आपका अकाउंट हेल्थ स्कोर 100 से लेकर 199 है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो लाइक आपका रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन के ऊपर है, तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, तो आपने इसका लाइक खुद सेव करना होगा। और अगर आपका 99 जो से बिलो है तो आपका अकाउंट अनहेल्दी है, यानी आपका अकाउंट ऑलरेडी मतलब एलिजिबल है डीएक्टिवेशन के लिए, ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका होगा। जो येलो वाला पोर्शन है 100 से 199, यहाँ पे रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन थी, यहाँ पे यानी आप ही कोई ना कोई किसी न किसी पॉलिसी में आपने वायलेट किया है और अमेजोन ने आपका अकाउंट स्कोर गिराया है, लेकिन यहाँ से आप वापस जा सकते हैं हेल्दी की तरफ। लेकिन जीरो से 99 है तो या तो आप एलिजिबल है, यानी अभी आपका कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली उस टाइम तक आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो चुका होगा। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट में चीज लिखी हुई है काफी इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ योर एच स्कोर अमेजोन में डीएक्टिवेट योर अकाउंट इमीडिएटली इफ वी सस्पेक्ट फ्रॉडलेंट डिसेप्टिव इलीगल और अदरवाइज हार्मफुल एक्टिविटी। अगर आपका अकाउंट हेल्थ स्कोर 600 है, 700 है, 800 है, लेकिन अगर कुछ ऐसी मेजर पॉलिसी वायलेशन है जिसको हम एंड में मैं आपको जाकर बताऊंगा भी, जिसपे आपकी जो है ना वो सेक्शन 3 है, आपका BSA है, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, अगर उनकी उनके कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच करते हैं, कुछ तरह की डिसेप्टिव इलीगल एक्टिविटी करते हैं अकाउंट के ऊपर, फिर रिगार्डलेस ऑफ योर हेल्थ स्कोर, आपका हेल्थ स्कोर कम नहीं करते, आपको 800 के ऊपर भी आपको डिक्लेयर कर देंगे। वो हम खैर आगे जाके आपको मैं बताऊंगा तो क्या क्या इस तरह की चीजें जो इस चीज में आती हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका अकाउंट हेल्थ रेटिंग है ना, ये बेसिकली जो आपकी पॉलिसी वायलेशन है ना उसकी सेवेरिटी के ऊपर, यानी कितनी सीवियर है वो चीज़, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके इसके 4 लेवल होते हैं, यानी जो आपने पॉलिसी वायलेट की है, क्या वो उसका जो सेवेरिटी लेवल, यानी वो क्रिटिकल सीवियर थी, हाई थी, मीडियम थी, लो थी, या जिसको इम्पैक्ट करता था। इसके 4 इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली होते हैं, लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये बेसिकली अगर लाइक क्रिटिकल है तो उसका क्या इशू होता है, हाई का क्या इशू होता है, मीडियम का होता है, लो का होता है। एक चीज मैं आपको अभी बताऊं कि होता क्या है, जब आपका सपोज करें अकाउंट हेल्थ स्कोर 200 है, अगर अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है तो अमेजोन उसके पॉइंट्स काटता है। यानी अगर आपने सपोज करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की है, अब मैं आगे चल के बताऊंगा भी कि वो होती क्या है, लेकिन सपोज करें अगर आपने वो वायलेट की है तो अमेजोन आपके 4 पॉइंट्स काट लेता है। 4 पॉइंट्स काटने का मतलब कि आपका अकाउंट हेल्थ स्कोर हो जाएगा 196, और आप आ जाएंगे येलो वाली कैटेगरी में, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपका अकाउंट रिस्क ऑफ डिक्टिवेशन पे है। अगर आपने उस वाली पॉलिसी जो आपने वायलेट की है, अगर आपने उसको सक्सेसफुली एड्रेस नहीं किया तो आपका आपको इशू हो सकते हैं। अगर आपने इसको एड्रेस कर लिया सक्सेसफुली तो आप दोबारा से 200 पे चले जाओगे और आप हेल्दी में आ जाओगे। अगर आपने उसको लाइक उसको वो नहीं किया, लाइक उसको आपने एड्रेस नहीं किया, तो आप लाइक रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे हो। और अगर सपोज करें आपने उसी पॉलिसी को जिसको आपने उसको रीवायलेट कर दिया, तो आपके ना डबल पॉइंट्स कटते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले हम इसका ना लेवल्स देखते हैं कि हर लेवल का क्या हमें ना वो मिलता है। अब ये जो मैंने आपको बताया रिपीट पॉलिसी वायलेशन, ये बेसिकली ये क्या होता है कि आप एक ही पॉलिसी को मल्टीपल टाइम अगर वायलेट करते हैं तो आप उसको रिपीट पॉलिसी वायलेशन कहते हैं।
तो इसमें आपका ना लाइक आपको बेसिकली होता क्या है कि आपका लाइक हर टाइम लाइक जो आपका एयर अच्छा होता है ना वो हर टाइम आपको डिक्रीज करता है। पहले अगर आपके 4 पॉइंट्स करते हैं, आपने दोबारा उसको उसी पॉलिसी को वायलेट किया तो आपके 4 पॉइंट्स और कट जाएंगे। और इसके अलावा आपका अकाउंट इमीडिएटली जो है ना रिस्क ऑफ डिटेक्शन पे भी चला जाता है, अगर आप ना एक मैक्सिमम एक रिपीट मतलब ना पॉलिसी वायलेशन अचीव कर लेते हो तो। यानी अगर आपको एक एक आपकी चीज़ है, अमेजोन ने आपको एक पॉलिसी बनाई है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने उसको वायलेट किया, फिर वायलेट किया, फिर वायलेट किया, 3 दफ़ा वायलेट किया, 4 दफ़ा जब किया तो आपका बेशक अकाउंट हेल्थ स्कोर अच्छा भी है, उसके बावजूद आपको इमीडिएटली रिस्क ऑफ डिटेक्शन पर डाल देंगे, क्योंकि आपने पॉलिसी को बार बार वायलेट कर लिया। क्योंकि एक दफ़ा आपने कोई चीज़ को वायलेट किया, एड्रेस किया, देन इट्स ओके। आपने एक चीज़ को वायलेट किया और उसको एड्रेस भी नहीं किया और फिर से वायलेट किया, फिर से वायलेट किया, तो देन डेफिनेटली अमेजोन उसको इमीडिएटली रिस्क ऑफ डिटेक्शन पर डाल देता है। अब हम इसके ना लेवल्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्रिटिकल का क्या मतलब है। लाइक आपको क्रिटिकल लेवल की वायलेशन का क्या मतलब होता है, हाई लेवल की वायलेशन का क्या मतलब है, मीडियम लेवल की वायलेशन का क्या मतलब है। अब सबसे पहले हम क्रिटिकल लेवल की वायलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आपके लिए एग्जांपल्स डाल दिए ताकि आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया होगा, जो कि रेलिवेंट कुछ हैं एग्जांपल जो कि एफपीओ होलसेल बिजनेस के अंदर आती हैं। अब कुछ ऐसी वायलेशंस हैं बेसिकली जो कि बहुत सीरियस और अनएक्सेप्टेबल होती हैं अमेजोन के लिए, अपने उनको कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप उन रेगुलेशंस को उन लॉस को ब्रीच करते हो तो आपकी सिंगल वायलेशन, आपकी अकाउंट हेल्थ स्कोर 500 है, आप बहुत खुश है कि मेरा अकाउंट हेल्थ तो 500 है, लेकिन आप सिंगल पॉलिसी वायलेट करते हो जो जिसका सेवेरिटी लेवल क्रिटिकल होता है, तो आपका अकाउंट इमीडिएटली क्वालिफाई कर जाता है अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ। इसकी एग्जांपल से आपको ज्यादा सही समझ आएगा। एग्जांपल क्या है, प्रोडक्ट काउंटरफीट और पायरेटेड। यानी आपने एक फेक प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, आपने जानबूझ के उसकी सोर्सिंग एक ऐसी जगह से की जहां से आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट फेक है। आपके पास उसकी इन्वेंट्री, आपने आपके पास कुछ का प्रूफ भी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से लिया। आपने किसी वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठा लिया, आपने किसी सप्लायर ऐसे सप्लायर भी नहीं चूज किया जो कि ऑथेंटिक हो, आपने ब्रांड से भी परचेज नहीं किया। जिस ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सप्लाई चेन की सोर्स प्रॉपर है ही नहीं, ऐसा प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो जिसके बारे में आप खुद को श्योर नहीं हो, आपने अपना कार्ड भी यूज नहीं किया, तो अब डेफिनेटली इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो काउंटरफीट प्रोडक्ट के अंदर आएगा या पायरेट के अंदर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर लिखा हुआ है एज डिटरमिन्ड बाय टेस्ट बाय, और टेस्ट बाय से मतलब कि किसी कस्टमर ने उसको बाय किया और उसको जब देखा वो प्रोडक्ट सही नहीं, उसने अमेजोन को लाइक वो किया। इस तरह की जो वायलेशन होंगी वो क्रिटिकल के अंदर आती हैं। अब जो नीचे इसकी सेकंड एग्जांपल्स लिखी हुई है, अटेम्प्टिंग टू डैमेज अब्यूज अनदर सेलर और मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स एंड सेल्स रैंकिंग, ये बेसिकली आपकी उससे रिलेटेड है, प्राइवेट लेवल की, जिसमें आप अपनी लिस्टिंग खुद बनाते हो। क्योंकि अभी तो आप मी टू कर रहे होते हो, तो इसमें आपके पास जो पहली वाली चीज़ है वो आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। इस तरह की वायलेशन के अंदर जिसमें काउंटरफीट आइटम है, और सबसे ज्यादा होलसेल में मैंने अभी तक जितने अकाउंट्स देखे हैं डीएक्टिवेट होते हुए, मोर देन 80 to 90% जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट में हमेशा काउंटरफीट का इशू होता है, प्रोडक्ट काउंटरफीट होता है। इसमें अमेजोन आपको बिल्कुल भी वो नहीं था, आपके पॉइंट्स नहीं गिराता। लाइक अकाउंट हेल्थ 200, अगर आपने अकाउंट बनाया, आपकी अकाउंट हेल्थ 200 है, तो 200 पे आपको डीएक्टिवेट कर देगा डायरेक्टली, क्योंकि आपकी वायलेशन का जो लेवल था वो क्रिटिकल था। अब हमें पता कैसे चलता है, वो मैं आगे चल के स्लाइड में आपको बताता हूँ कि हमें कि वो बताता भी, अमेजोन हमें खुद बताता भी है कि जो आपने वायलेशन की है वो क्रिटिकल थी, कौन सी थी। अब सेकंड वायलेशन की डिग्री होती है हाई, ये क्रिटिकल से थोड़ी सी लो होती है। अब बेसिकली जो है वो इसमें अमेजोन मतलब टॉलरेट करता है, लेकिन बहुत थोड़ा। इसमें भी अमेजोन मतलब को अमेजोन को, यानी अगर आपने पॉलिसी वायलेट की है हाई लेवल की, तो इसमें भी अमेजोन आपकी टॉलरेंस देगा, लेकिन थोड़ी कम देगा। इसमें एग्जांपल ये है आपके होलसेल के रिगार्ड के, राइट ऑनर्स सबमिट वैलिड नोटिस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। यानी बेसिकली आपको सिंपल ऑप्शन बताऊं तो अपने विदाउट परमिशन जब आप रीसेलिंग करते हो ना, यानी आपने ब्रांड से परमिशन नहीं लेते, विदाउट ब्रांड परमिशन अपनी कोई भी प्रोडक्ट मी टू कर लेते हो उससे परमिशन लिए बगैर। और जब ब्रांड आपको देख लिया और ब्रांड के पास बेसिकली, देखिए ब्रांड के पास होती है ब्रांड रजिस्ट्री, जिस बेहाफ पे ना उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो अपने अपने नीचे जो मी टू है उनको नोटिस भेज सकता है अमेजोन के थ्रू। वो आपको अमेजोन के थ्रू एक नोटिस भेजेगा इन्फ्रिंजमेंट का। तो वो बेसिकली जो, अगर तो आपने उसको सक्सेसफुली एड्रेस कर लिया देन इट्स ओके, अगर आपने उसको सक्सेसफुली एड्रेस ना किया, वो जो आपके ऊपर वायलेशन है वो हाई लेवल की आएगी, उससे भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब आगे जो आएगा हमारे पास वो मीडियम लेवल की वायलेशन है। मीडियम लेवल की वायलेशन ये अगेन अमेजोन एज कम्पेयर टू जो है हाई, उसके मुकाबले में कुछ इसमें और ज़्यादा आपको चांस दे देता है कि आप अपने अपने आप को डिफेंड कर सकें। अब जिसमें इसमें एग्जांपल है, पहली एग्जांपल तो प्राइवेट लेवल से रिलेटेड है कि डाइवर्टिंग कस्टमर अवे फ्रॉम अमेजोन टू सर्कमवेंट द सेल्स एंड प्रोसेस। कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्टिंग होती है वो कस्टमर को कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से, क्योंकि आप मैसेजिंग बाइंग कस्टमर मैसेज चल रहे होते हैं। अब सेकंड इसमें ये है कि डिटेल पेज के ऊपर इनकोरेक्ट प्रोडक्ट वेरिएशन। अब एक होलसेल में क्या होता है कि जब आप कोशिश हमेशा करें कि आप ब्रांड के नीचे मीटू करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी क्या होता है, कुछ सेलर्स होते हैं जो कि पुराने होते हैं, उन्होंने खुद से लिस्टिंग बनाई होती है,
अब जो खुद से लिस्टिंग बनाई होगी तो मे भी उन्होंने उस लिस्टिंग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसलीड की हुई हो, जिसकी वजह से अगर आप उस प्रोडक्ट उसके नीचे अगर मी टू करके बैठे तो डेफिनेटली कल को आपको भी इशू हो सकता है और आपको मीडियम लेवल की उसमें आ सकती है वायलेशन। और फिर इसमें कुछ लो लेवल की वायलेशंस भी होती हैं। उसमें ये होता है कि जिसमें कस्टमर, या ये भी अगर हम होलसेल के रिगार्ड बात करें तो कस्टमर जो है ना बेसिकली अपने ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्सपायर्ड था या वो रॉन्ग कंडीशन में था, आपने कस्टमर को वो भेज दिया। इस एग्जांपल ऐसे है कि आपने इन्वेंट्री बाय की और आपने इन्वेंट्री चेक नहीं की हो, सपोज करें ब्यूटी की आपने कोई निश है उसमें से आपने ब्यूटी का प्रोडक्ट लिया। अब अपने मैन्युफैक्चरर से या जिससे भी लिया, वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड था और आपने उसको देखी नहीं, जब कस्टमर को मिला तो उसने कंप्लेन की कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है। डेफिनेटली ये भी वायलेशन, लेकिन ये लो वायलेशन के अंदर आती है, इसमें अमेजोन आपको टॉलरेट कर देता है। इस तरह की जो लो और मीडियम वायलेशन है उसमें अमेजोन आपके पॉइंट्स काटता है और आपको चांस देता है कि आप अपने आप को डिफेंड करें, उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। लेकिन जो आपके क्रिटिकल वायलेशन है उसके अंदर अमेजोन आपको चांस नहीं देता, उसके अंदर आपका अकाउंट डायरेक्टली डीएक्टिवेट होता है और फिर आपको लाइक प्लान इफेक्शन वगैरह सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि अगर देखिए अगर आपके पास सब कुछ जेन्युइन है, लाइक आपकी जो सप्लाई चेन है बेसिकली, अगर वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट है, तो आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं होती, तो आप हर चीज़ कर लो। इवन आपके ऊपर किसी वजह से क्रिटिकल वायलेशन आ भी जाती है तो आप उसको इजीली डिफेंड कर सकते हो, आपके पास क्योंकि सारी सप्लाई चेन सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। अच्छा, जो अभी तक हमने चार चीज़ें पढ़ी उस स्लाइड के अंदर सब कुछ उसकी समरी मौजूद है। जैसे ये देखें, हमारे पास एक हाई लेवल की पॉलिसी वायलेशन है। अब आप एक्सट्रीम राइट पे देखें, यहाँ पे लिखा है अकाउंट हेल्थ रेटिंग इम्पैक्ट। तो देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट बताता है कि जो आपने पॉलिसी वायलेट किया उसका इम्पैक्ट कितना है, तो देखिए हाई है। अब एक्शन टेकन, यानी अमेजोन ने खुद से क्या एक्शन किया, उसने आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी है। अब बेसिकली रीजन क्या है, अब जहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया, अब लेफ्ट साइड पे देखें, रीजन के नीचे लिखा हुआ है काउंटरफीट विदाउट अ टेस्ट बाय। यानी बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट था वो काउंटरफीट की कैटेगरी में आया, किसी कस्टमर ने इस चीज़ को बताया कि लाइक ये आपका जो प्रोडक्ट है वो काउंटरफीट है, हमें ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो फेक है। अब उसमें आपको सब कुछ बताएगा, आपको डेट बताएगा, वो आपको बताएगा कि इम्पैक्ट क्या हुआ है, एक्शन टेकन, और सबसे बड़ी चीज़ आपको वायलेशन की उसकी सेवेरिटी बताएगा जो उसने बताया कि हाई है। तो यहाँ से इस तरह, ये जस्ट विंडो दिखाने का पर्पज ये था कि इस तरह आपको जो है ना वो अकाउंट हेल्थ पे चीज़ें नजर आती हैं, फिर यहाँ से आपने चीज़ों को फिर फर्दर आगे एड्रेस करना होता है। अच्छा, अब इतनी हमने बातें की अकाउंट की, कभी तक हम जो भी बातें करते हैं अकाउंट हेल्थ रेटिंग के ऊपर सारी बातें करते हैं कि अगर हमारे पास लाइक हाई आती है या क्रिटिकल आती है तो किस तरह हमारी अकाउंट हेल्थ रेटिंग ड्रॉप होती है। जैसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अकाउंट हेल्थ रेटिंग फिर बढ़ती कैसे है। तो बेसिकली जो आपकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग है ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि आपने लास्ट 180 डेज में फुलफिल किए थे उसकी वेलोसिटी के ऊपर बेसिकली जो है ना वो बढ़ी, यानी कितने आप ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे लास्ट 180 डेज में, उस अकाउंट हेल्थ आपकी रेटिंग बढ़ती है। तो अमूमन सब लोगों जब अकाउंट बनता है, आपको पहले भी बताया था 200 से स्टार्ट होती है, तो फिर द पैसेज ऑफ टाइम फिर 200 से ये 300 400 500 होती है। तो मेरे पास कुछ अकाउंट्स अभी हैं जिनकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग 1000 है, लाइक फुल पे फुल है। अच्छा, अभी एक इसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैंने खैर आपको पहले इसका बताया भी है कि एक लोगों के माइंड में एक बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि डज अ हेल्दी एएचआर मीन माय अकाउंट वोंट बी डीएक्टिवेटेड। यानी लोग कहते हैं कि यार मेरे तो अकाउंट हेल्थ रेटिंग 500 है, अब मैं जो मर्जी करूँ अकाउंट मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि क्रिटिकल लेवल की वायलेशन आप करते हो या रिपीट वायलेशन करते हो तो आपका अकाउंट इमीडिएटली वो डीएक्टिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। या अगर आप कुछ मेन वायलेशन है जिसमें आपका सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट्स, या आपका कोई डिसेप्टिव इलीगल इस तरह की एक्टिविटी अकाउंट पे करते हो तो आपका अकाउंट इमीडिएटली क्लासीफाई हो जाता है आपका डीएक्टिवेशन के लिए। तो अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि अब कि अगर हमें एक वायलेशन मिल गई है तो हमें अब सपोज कर हमारा पॉइंट्स भी ड्रॉप हो गए तो अब हमारा अकाउंट हेल्थ पेज दोबारा से कैसे लाइक प्रीवियस स्टेटस पे जाएगा। और अगर तो आप सक्सेसफुली जो वायलेशन आपको रिसीव हुई आप उस सक्सेसफुली आप उसको डिफेंड कर लेते हो तो विद इन नो टाइम, लाइक विद इन 24 आवर, आपका अकाउंट हेल्थ रेटिंग दोबारा से उस पॉइंट पे चले जाता है जहाँ पे पहले था, और वो वहां से फ्लैग भी रिमूव हो जाता है आपके अकाउंट से। अब जैसे एग्जांपल, एक मैं सेकंड चीज पे जो मैं लास्ट पे बात करूं, अब जो जैसे जो है ना वो आपका राइट आंसर है, वो जो उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन अगर आपके ऊपर की है और आपने उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है, आपने उसको बता दिया कि मैंने जो ये अपने प्रोडक्ट से प्रिक्योरमेंट की है ये मतलब एक्स वाई जी सप्लायर से की, जो कि आपका जो है वो अथेंटिक सप्लायर है, तो वहां से अपनी जो इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेन होगी वापस ले लेगा। तो एज सुन एज वो वापस लेगा और आपके अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो है ना दोबारा से उस प्रीवियस स्टेटस पे जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई वायलेशन आ गई, अगर आपकी अपील सक्सेसफुल होगी तो अगेन जो आपकी वायलेशन है वो भी रिमूव हो जाएगी, आपका जो प्रीवियस स्टेटस था अकाउंट हेल्थ रेटिंग स्कोर का वो भी वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें एक चीज़ है कि यानी अगर जो है ना अकाउंट हेल्थ रेटिंग की वजह से अकाउंट डिक्टिवेट हो तो जैसे ही आपका एएचएस स्कोर मोर देन 100 होगा तो आपका अकाउंट दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएगा। ये वहां से जैसे मैं आपको शुरू से बताया था कि 0 से 99 का मतलब अकाउंट डिक्टिवेट हो चुका है या ऑलमोस्ट होने वाला है।
और 100 से लेकर 200 199 तक मतलब रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे है। उसमें रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी मतलब जो है वायलेशन आपके अकाउंट के ऊपर हैं जो अभी तक अपने एड्रेस नहीं की हुई। जिसमें एक होता है 180 डे रूल। अब कुछ लाइक इस पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपके पास, यानी सपोज करें आपको इसमें एग्जांपल इससे देता हूँ कि आपने आपके ऊपर एक जो है ना मीडियम लेवल की आपके ऊपर आपने एक वायलेशन किया है और आपके पास इनवाइस नहीं है। अब आप लाइक आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास इनवाइस भी नहीं है, मैं क्योंकि इनवाइस के बगैर अब अमेजोन मांग भी इनवाइस रहा है। अब अमेजोन कहता है मुझे आप इनवाइस दे दो तो मैं आपकी ये वायलेशन रिमूव कर लूंगा। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने प्रिक्योरमेंट कहीं और से की, आपके पास कोई कोई चीज़ नहीं है शो करने के लिए। तो इसमें एक 180 डे रूल ये होता है। आपने ये ख्याल रखना होता है कि आप फॉर नेक्स्ट 180 डे यानी अगले 6 मंथ आप जो है ना कोई और मतलब वायलेशन ना करें अकाउंट के ऊपर जो कि उस तरह की वायलेशन हो। और 180 डेज बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वायलेशन रिमूव हो जाती है। हमने खुद मतलब काफ़ी मतलब मैंने अपने कैरियर में काफ़ी मतलब ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिसपे हम लाइक जब कुछ भी नहीं होता तो मतलब हम लोग उस पर फिर यही करते हैं कि हम बताते हैं कि अपने 180 डेज आप लाइक ख्याल रखना है अपने अकाउंट पर, ये जो वायलेशन आपने किया अपने इस वायलेशन को रिपीट नहीं करना। यानी अगर आपने एक्सपोज कर आपको वायलेशन मिली है कि आपने एक कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिया है वो एक्सपायर्ड था। अब वो अब एक दफा चलो आपने वो चीज़ कर दी, अब आपके पास उसका प्रूफ, आपके पास सपोज कर इन्वेंट्री की बात करें तो आपके पास जो इन्वेंट्री थी उसकी इनवाइस भी नहीं है, उसकी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे अगले 6 मंथ के हमें एटलीस्ट ये वाली वायलेशन दोबारा से ना हो, यानी किसी भी और प्रोडक्ट में हमें ये चीज़ दोबारा इनकाउंटर ना करनी पड़े। तो आफ्टर 180 डेज ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो वायलेशन भी रिमूव हो जाती है और आपकी जो प्रीवियस स्टेटस था अकाउंट हेल्थ स्कोर का वो भी मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थोड़ा सा आपको लाइक इसमें कन्फ्यूजन होगी कि इतना ज़्यादा लाइक स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन इस पे एक रिसेंटली चीज़ अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो ये थी कि अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस, AHA इसको बोलते हैं बेसिकली। इसमें अभी ये फिलहाल यूएस और कैनेडियन मार्केट में इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन की, अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो देन आपका अकाउंट लाइक वो डायरेक्टली डीएक्टिवेट नहीं करते। बेसिकली इसमें क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है। आप अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो है वो उसका जो स्कोर है वो 250 प्लस हो, और लास्ट 6 मंथ से, यानी लास्ट 6 मंथ से अगर आपने अपना अकाउंट हेल्थ स्कोर 250 प्लस मेंटेन किया हुआ है और कोई से भी 10 दिनों से ज्यादा उससे ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, और आप एक यूएस का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके अकाउंट में लगा हुआ है, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली अमेजोन डीएक्टिवेट नहीं करता। बेशक क्रिटिकल इवेंट भी हो जाए, कोई भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट के ऊपर होगा, क्रिटिकल भी इवेंट होगा, तो आपको अकाउंट हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव खुद कॉल करेगा और आपने उसके साथ मिलकर 72 आवर्स के अंदर सारा इशू रिजॉल्व करना होगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। जब से ये चीज़ आई है तो इसने काफ़ी लोगों को मतलब फायदा हुआ है। अब आपका अकाउंट, कोई भी आपके अकाउंट है, डायरेक्टली डीएक्टिवेट नहीं होती अगर आपके पास अगेन अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस है। बेशक आप क्रिटिकल इवेंट कर दें, आपके पास इनवाइस भी नहीं है, कोई भी इशू है, होगा क्या कि आपके पास 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपना इशू सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास कोई मतलब इनवाइस नहीं है तो आपने प्लान एफिशिएंट देना होगा, जो भी चीज़ है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, होलसेल में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता फिर भी, लेकिन प्राइवेट लेवल के अकाउंट्स में क्या होता है, जब आपका अकाउंट चल रहा होता है तो आप अगर आपका अकाउंट 2 दिनों के लिए भी या 3 दिनों के लिए भी बंद होता है तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप्स होती है, आपके और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब उसके लिए उन्होंने अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवाई थी कि ऐसे सेलर जिनका अकाउंट हेल्थ स्कोर 250 प्लस है फॉर लास्ट 6 मंथ और 10 डेज में, कंसेक्टिव 10 डेज में वो 250 से ड्रॉप नहीं हुआ, और उनका यूएस का एक नंबर भी उन्होंने लगाया हुआ है, तो उनको अगर कोई इस तरह का क्रिटिकल इवेंट होता है तो उनको कॉल करके वो इवेंट, वो जो भी प्रॉब्लम है, विद इन 72 आवर्स अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, यानी आपसे कोई चीज़ वो मांगते हैं, आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हो, एक्सप्लेनेशन दे देते हो, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और ये मतलब मैं हर सेलर को यही इंकरेज करता हूँ कि जब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो आप हमेशा ट्राई करिए, इसको लेना बहुत आसान है। जिसमें आपको खुद से इनरोलमेंट नहीं करना पड़ता कुछ भी, एज सुन एज आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा जो यहाँ पे मेंशन भी है रिक्वायरमेंट्स इसकी, ऑटोमेटिकली आपको अमेजोन उसमें इनरोल कर देगा। और जब ये चीज़ अब इनरोल हो जाएगी तो आपको एक स्ट्रेस फ्री आप बिल्कुल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि देखिए बिजनेस में अगेन बताऊँ, जब आप राइट बिजनेस कर रहे होंगे आपको अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लीगल बिजनेस कर रहे होंगे, आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि हमारे अकाउंट चलते चलते बंद हो गए, विदाउट एनी रीजन अकाउंट बंद कभी भी नहीं होते। लेकिन ये अगेन इसकी प्रोटेक्शन है, फिर भी एक मतलब पीस ऑफ माइंड है कि अगर आप बेशक आप लीगल बिजनेस कर रहे हो उसके बावजूद आपको एच ए मिल जाए तो फिर और ही बेस्ट हो जाता है, तो आपको किसी किस्म का डर नहीं रहता आपके अकाउंट के ऊपर। अच्छा, जस्ट ये अब हम बात करेंगे पॉलिसी कंप्लाइंस की। अभी तक हमने बात की है वो हमने अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो ये ऊपर ग्रीन कलर का हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे लाइक हमारे पास जो कुछ मेन पॉलिसीज हैं जिसमें हमारे पास सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है, रिसीव्ड है, और प्रोडक्ट अथेंटिसिटी। और पहले जो सेकंड और थर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइक एक मोस्टली जो आप कह लें कि एफपीए के बिजनेस में लोग इनकाउंटर करते हैं। बाकी फिर नीचे कंडीशन कंप्लेंट्स इन ये भी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये बहुत कम इसके ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि
फोकस्ड होता है। सबसे पहले हम कि मैं बात करूँ सस्पेक्टेड या रिसीव्ड टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन्स होती क्या है। तो अब ये आप स्लाइड्स खुद भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आप जो अकाउंट ब्रांड ऑनर होता है, उसके पास एक अमेजोन ने उसको जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, जो कि ब्रांड ऑनर होता है मेन, जो कि अमेजोन के ऊपर होता है, उसके पास जब उसकी, क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, उसका अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है और उसका देन ब्रांड रजिस्टर्ड होता है अमेजोन के ऊपर, तो उसको अमेजोन एक टूल देता है जिसको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा सेलर जो किसी परमिशन के बगैर आता है या उसकी विदाउट इसकी परमिशन प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नोटिस भेज सकता है और उसको अपनी लिस्टिंग से निकाल सकता है, अनटिल कि आप उसके साथ रेजोल्यूशन न करें। या अगर आपने उससे पहले परमिशन ली हुई है, जिसको हम कहते हैं कि हमने ब्रांड, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ से ब्रांड अप्रूवल कहते हैं, ब्रांड अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आप उससे ये परमिशन ले रहे हो कि मैं आपका प्रोडक्ट रीसेल करना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। अगर वो आपको परमिशन दे देता है, वेल एंड गुड। अगर आपको परमिशन नहीं दे रहा, विदाउट परमिशन, उसकी लिस्टिंग के ऊपर जाके मीट होकर के बात करते हैं। इसमें दो टाइप्स होती है, होती है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन और एक होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है कि मुझे भी फ्लैग है कि लाइक योर इंटरनेट इज अनस्टेबल? काइंडली मुझे बताइएगा, वॉइस मेरी क्लियर है? ओके ओके, थैंक्स। हाँ ओके, ठीक है। अच्छा, किसी एक ने लिखा है इशू और बाकी सब बोल रहे हैं कि ठीक है। यानी डिस्टॉर्शन क्या कंटिन्यूसली हो रही है या लाइक वन और टू टाइम में? कभी मुझे थोड़ा सा हुआ है। हाँ, वॉइस तो मेरी पिच तो वैसे मतलब एक वो मैं तेज बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जल्दी जल्दी से कवर कर लूँ, ताकि मैंने क्योंकि अभी चीज़ मेन स्टार्ट हुई है, इससे पहले काफ़ी छुरी थी, तो मैंने पिच काफ़ी तेज रखी हुई थी। चलिए अभी मुझे रेगुलर बताते रहें, अगर मेरी उसमें वॉइस में अगर इशू आ रहा है तो। चलो मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, मुझे अगर दोबारा अगर वॉइस में प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेंशन कर दें कि वॉइस में इशू है, बट आई थिंक अभी दोबारा से इशू नहीं आएगा। चलिए अगर माइनर इश्यूज हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो रही होती है डायरेक्टली, तो उस पर इतना इशू नहीं आएगा। ओके ओके ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ना, वो आप अपने साथ नोट डाउन करते रहें, एंड पे हम इसको प्रॉपर जो है ना, वो जो भी क्वेश्चंस हो गए, कंसर्न हो गए, मैं आपके सारे जो है ना वो क्लियर करूंगा। तो क्योंकि ये नेचर ऑफ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर हम इसको बिल्कुल स्लोली लेके चलो फिर भी आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो कि आपकी आगे जब सेलिंग होनी स्टार्ट होती है, उस टाइम जाके इनकाउंटर होती है किसी किसी पॉइंट के ऊपर जाके, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक ब्रॉड सारा वो बता दूं कि इस पे होता क्या है, तो अभी जो मेन चीज़ है उसके ऊपर मैं आपको तभी एक्सप्लेन भी करूँ, और मैंने इसीलिए सारी चीज़ें लाइक स्लाइड्स के ऊपर भी डाल दी हैं, ताकि आप खुद भी इसको बाद में रीड आउट कर सकें। तो मैं उन चीज़ों को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। चलें, खैर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने फर्क समझना है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन के अंदर और रिसीव्ड के अंदर। देखें, अब होता यह है कि लाजमी नहीं है कि हर लिस्टिंग जो अपने अमेजोन पे लिस्टिंग, हर लिस्टिंग ब्रांड की लिस्टिंग हो, ऐसा नहीं होता। कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो कि किसी दूसरे सेलर ने भी लिस्टिंग बनाई हुई होती है। जब कोई भी दूसरा सेलर लिस्टिंग बना के बैठेगा, अब उस अगर उस किसी दूसरे बनाए हुए सेलर के ऊपर, जो कि ब्रांड नहीं होगा, कोई और सेलर होगा, उसके नीचे अगर मैं अपना बोल देता हूँ, अगर तो उस ब्रांड को पता चलेगा कि इस मेरी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग ये भी बनी हुई है और विदाउट माई परमिशन। अच्छा, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम एक्सक्लूसिविटी भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा इसमें। उसमें होता ही है कि एक ब्रांड खुद से एक पूरे परमिशन दे देता है किसी एक सेलर को कि आप ये वाला मेरा प्रोडक्ट लाइन है, आप पूरी के पूरा प्रोडक्ट ये सिर्फ आप ही बेचो। अब उस सेलर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो अकेला उसको बेचे या वो अपने नीचे लोगों को भी अलाउ करे डू करना। अब सपोज करें कि ऐसा सेलर जिसने ब्रांड से परमिशन नहीं ली और उसकी परमिशन के बगैर एक मतलब मी टू करना स्टार्ट, मतलब सॉरी, अपनी लिस्टिंग बना ली है, खुद से लिस्टिंग बना ली है। अगर आप उस लिस्टिंग के नीचे जाके मी टू करते हो, जब ब्रांड को पता चलेगा तो ब्रांड जिसने लिस्टिंग बनाई होगी उसको जो कंप्लेन मिलेगी, उसको रिसीव्ड कंप्लेन मिलेगी और आपको सस्पेक्टेड वायलेशन मिलेगी। इस पे होता क्या है, जब आपको सस्पेक्टेड वायलेशन मिलती है तो आपने इससे बचना कैसे है? इसका बिल्कुल बचने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपने आईपी अलर्ट टूल्स यूज करने हैं। मतलब इसमें डिफरेंट टूल्स आते हैं। आईपी अलर्ट एक का नाम ही आईपी अलर्ट टूल है।
उसमें होता ही है कि आपको इस तरह की जितनी भी लिस्टिंग होती है जिसमें इस तरह के फ्लैग्स होते हैं, जिसमें पास्ट में प्रॉब्लम्स आए होते हैं, उसको बता देते हैं। यानी आपने सपोज का एक प्रोडक्ट अपना फाइनल कर लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल करना है। अब उस प्रोडक्ट की आपको पता भी है कि उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ये वाली मैंने इसके नीचे जाके मी टू करा, तो आप सिंपल उस लिस्टिंग के ऊपर जाके अपना टूल रन करते तो आपको बता देता है कि इसके ऊपर पास्ट में आईपी के इश्यूज आए हैं या नहीं आए। और हमेशा आप कोशिश करें कि जो अपना प्रोडक्ट है उसको ऑफर करिए, उसको लिस्ट करें ब्रांड की लिस्टिंग के नीचे। और ब्रांड की लिस्टिंग का कैसे पता चलता है कि ब्रांड का जो लिस्टिंग होगी उसके ऊपर ईबीसी यानी इनहांस ब्रांड कॉन्टैक्ट होगा, उसका स्टोर फ्रंट प्रॉपर बना होगा, आपको पता चल जाएगा कि लाइक ये प्रॉपर ब्रांड की लिस्टिंग है। आपको लिस्टिंग एज से आइडिया जो होता है कीपर की, अगर तो लिस्टिंग आपने देखते हो कि यार ऐसी लिस्टिंग जिसको बने हुए अभी 5 to 6 मंथ हुए हैं, मतलब और काफी बड़ा ब्रांड है, आपको वहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये ब्रांड की अपनी लिस्टिंग नहीं हो सकती। इतना अच्छा चलता हो अगर प्रोडक्ट है और उसको 5 to 6 मंथ लिस्ट की हुई है, तो उसमें आपको हो सकता है कि शायद ब्रांड की ना हो, तो आपने उसको अवॉइड करना है। या बिल्कुल ऐसी लिस्टिंग जिनको बने हुए अभी हफ्ते हुआ हो, 1 महीना हुआ, उसको अपने अवॉइड करना है। न्यू ऑफर ग्राफ्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ न्यू सेलर्स हैं, अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़े हैं या कम हो रहे हैं, वहां से भी आपको जो है वो आइडिया हो जाता है कि कीपर के ग्राफ से कि आपको ये लिस्टिंग की नेचर किस तरह की है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या उसका वो होता है। तो अगर आपकी इस तरह की वायलेशन होती है तो आपने इसमें आपने अमेजोन को इनवाइसेस भी सेंड करनी पड़ सकती है, आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी आपको अमेजोन को प्रेजेंट करना पड़ सकता है, और आपको प्लान रिफेक्शन भी देना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अमेजोन को आप ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज करते हैं कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, तो डायरेक्टली भी अमेजोन आपको इतना इशू क्रिएट नहीं करता इन केस ऑफ सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। अब इसी में सेकंड इसकी टाइप आती है जिसको हम रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसकी ये खैर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आपको जब नोटिस कैसे रिसीव होता है, तो इस तरह का आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन रिसीव होता है जब आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की या कोई भी किसी तरह की भी वायलेशन करोगे, तब इस तरह की परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन रिसीव होगा। अब जो सेकंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब 90% ऑफ द केसेस में होती है, वो है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। इसको इसकी बाय डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जब आप विदाउट ब्रांड परमिशन को भी प्रोडक्ट सेल करते हो ना, उस केस में जब आप ब्रांड आपको एक नोटिस भेजता है या आपको कंप्लेन करता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लेन करता है, उसको रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन बोलते हैं। तो बेसिकली जब ये आपको इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज आ सकते हैं, जब स्पेशली आप लोग भी कर रहे हो, तो मतलब लोग वो क्या करते हैं जब उनको ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा होता, वो डेस्परेट होके विदाउट ब्रांड परमिशन जो है ना वो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पता चलता है कि उनको भी लिस्ट किया होता प्रोडक्ट 2 दिन हुए थे, 4 दिन होते हैं सेल करते, 7 दिन को नोटिस आ जाता है। अब जो आपको नोटिस रिसीव होने के ना 2 से 3 मेथड है, या तो आपको डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर भी नोटिस आ सकता है आपके इनबॉक्स मैसेज में। ये वेरी लेस लाइकली है, ये मतलब हमारे अपने साथ भी 2-3 दफा टोटल मतलब मैंने जो अपने कैरियर में देखा हुआ है, यानी डायरेक्ट आपको अमेजोन के इनबॉक्स में जो है ना आपका जो ब्रांड है आपको मैसेज कर दे। सेकंड इसमें क्या होता है कि आपको लेटर जो है आपको लेटर नोटिस लेटर मिलता है, वो आपको मिलता है जो है आपकी ईमेल के ऊपर, यानी आपकी जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस होगी। अब आप सोचते होंगे कि वो प्राइमरी ईमेल एड्रेस मतलब ब्रांड के पास कैसे आती है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उनकी ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर जो है वो अमेजोन उनको सपोर्ट करता है। और जब वो बताते हैं अमेजोन को विद प्रूफ कि ये देखिए हमारी लिस्टिंग और ये बंदा विदाउट और परमिशन ये हमारी सेलिंग करता है, अमेजोन क्या करता है, आपको जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो उस ब्रांड को दे देता है कि आप इनको नोटिस भेज सकते हो। या आपको मैं जैसे बताया, या आपको डायरेक्टली अमेजोन की तरफ से भी मिलता है, या आपको मैसेजिंग इनबॉक्स में मिलता है, या आपको फिर जो है ना ब्रांड की तरफ से ईमेल भी आती है, या आपको तीसरा होता है कि आपको वार्निंग लीगल नोटिस मिलता है आपके पोर्टल के ऊपर या फिजिकल एड्रेस के ऊपर। फिजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि कुछ लोग जैसे यूएस बेस्ड हैं या जिन्होंने अपना फिजिकल एड्रेस वहाँ पे किसी तरह से मैनेज करके लिया, उनको उस एड्रेस के ऊपर भी नोटिस मिल सकता है। या जो पोर्टल जैसे अभी आप लोगों ने जिनकी एलएलसीज बन गई होगी, अब जिनकी सपोज करें फुदरेडा के अंदर एलएलसी जिन्होंने बनवाई, तो जो सन बेस का आपका पोर्टल है वहाँ के ऊपर आपको प्रॉपर नोटिस होगा। मैंने वो नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, जो आपको लेफ्ट साइड पे नोटिस नजर आ रही है प्रॉपर प्रिंटेड नोटिस है जो कि वहाँ पे पोर्टल पे अपलोड हुआ था। राइट साइड वाला वो जो आपको नजर आ रही है प्रॉपर आपके फिजिकल एड्रेस पे मिला था हमें नोटिस। अब आप सपोज करें जब ये नोटिस मिलता है तो ये आप राइट साइड पे देखें आपका इस तरह होता है। आप अकाउंट हेल्प पेज के ऊपर देखें 4 पॉइंट्स आपके ड्रॉप हो गए, पहले अकाउंट का हेल्प 200 थी, अब ये ड्रॉप होकर 4 पॉइंट्स ड्रॉप होते 196 आ गई। और नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आपने यानी रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन की, वहाँ पे आगे फ्लैग 1 आ गया, यानी आपने 1 टाइम इसकी वायलेशन की है। अगर तो आपने इसको सक्सेसफुली एड्रेस कर लिया, वेल एंड गुड। अगर तो आपने इसको लाइक एड्रेस नहीं किया और इसको मजीद वायलेट करते जा रहे हो, मतलब आपने मतलब ना तो ब्रांड की बात सुन रहे हो ना अमेजोन की बात सुन रहे हो, उसको मजीद वायलेट, तो फिर इसमें ना रिपीट पॉलिसी वायलेशन होती है। ये उसका होगा क्या कि आपके कुछ टाइम बाद 4 पॉइंट्स और कट जाएंगे, तो 182 स्कोर हो जाएगा। और रिपीट पॉलिसी वायलेशन में अगर फर्दर और वो आप उसको फिर फर्दर और वायलेट करते हैं, तो फिर आपकी एक वो क्या होगा कि आपका अकाउंट डायरेक्ट डिएक्टिवेशन की तरफ ही चले जाएगा, अमेजोन आपको फिर टाइम नहीं देगा चीज़ों का। अब इसको देखने का तरीका बड़ा सिंपल है, लाइक मतलब लोग मैंने देखता हूँ कि लोग जब अकाउंट्स लेके आते हैं तो कि हमने जो है ना वो ये कर दिया, तो अपने कुछ चीज़ों की सिंपल उन्हें चीज़ें मिस की होती है, नहीं देख रहे होते। तो कुछ इसमें सिंपल इसके सेफ्टी और मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो है ना रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बच सकते हो।
सबसे पहले तो क्या कि आप आईपी अलर्ट्स टूल यूज करें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि काफी सारे टूल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। सेम लाइक जैसे कीपर की सब्सक्रिप्शन मिलती है, उनकी सब्सक्रिप्शन मिलती है, आप उनके थ्रू देख सकते हो कि लिस्टिंग के ऊपर आईपी के इशू पास्ट में, तो ऐसे लिस्टिंग जिसके ऊपर पास्ट में आईपी अलर्ट्स के इश्यूज हों तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लिस्टिंग एज सेम, अगर आपकी ऐसी लिस्टिंग जो कि बेशक ब्रांड की हो, ब्रांड ने खुद बनाई हुई हो, लेकिन उसकी एज बहुत कम हो, अभी इसको 2 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, और वहां से आप गेस नहीं कर सकते कि यहाँ पे लाइक ब्रांड मी टू करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा। सिमिलरली इसमें न्यू ऑफर ग्राफ्स, यानी जो न्यू सेलर्स हैं, अगर तो वो आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर तो मतलब इसमें इशू नहीं है। अगर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ना जो न्यू सेलर ग्राफ है वो डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मतलब या तो ये लोग ब्रांड में मी टू कर रहे हैं, ब्रांड को सबको खुद निकाल रहा है, तो अब से आपको लिस्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी लिस्टिंग को भी आपको अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ सेलर कांस्टेंट हो। यानी आप देख रहे हो कि पिछले 1 साल से सिर्फ 4 लोग ही इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि उन चारों को अमेजोन ने ब्रांड ऑथराइजेशन दी है, उसके अलावा किसी और को अलाउ नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है वो आपने हमेशा अपने पास जो है ना ऑथराइज सप्लायर की इनवाइसेस अपने पास हमेशा रखनी है। और एक इसमें एक स्टेप लिखा है, कीप आई ऑन ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज। तो ये देखें, ये बेसिकली चीज़ ये होती है कि लाइक जो यूएस के अंदर बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनका उनके पास अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी जो अपनी प्रोटेक्शन है अमेजोन के ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ अमेजोन के ऊपर सेल नहीं कर रहे होते, वो अपना उनकी शॉपिफाई की वेबसाइट्स भी होती हैं, उनकी सिंपल वेबसाइट्स भी होती हैं, उसके अलावा वो अपना जो है वो वॉलमार्ट में भी सेलिंग कर रहे होते हैं, वो उनका मतलब उसके अलावा उनके फिजिकल स्टोर्स भी होते हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी ब्रांड की प्रोटेक्शन के लिए खुद देखते रहे कि हमारा अमेजोन के ऊपर तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या हमारा कोई कंपटीटर लाइक वो सॉरी हमारा कोई ऐसा बंदा जिससे विदाउट आर परमिशन तो हमारी सेलिंग नहीं कर रहा। तो उसके लिए फिर वहाँ पे इदारे हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, जो कि पूरे पूरे ब्रांड की को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ना उनको प्रोटेक्शन देती है, तो उन्होंने वहाँ पे रोल किया होता है। तो अगर आप सिंपल गूगल में लिखेंगे, अब सपोज के लिए मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सपोज के लिए आपने एक ब्रांड एक्स वाई जी, आपने उसकी रीसेलिंग करी है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार इसने मतलब जो है ना वो लाइक अमेजोन के ऊपर इसको मीटू करता है, किसी किस्म का आईपी का इशू आता नहीं आता, और बाकी मेथड से भी आपको नहीं पता चल रहा, तो आप उस ब्रांड का नाम लेके एक्स वाई जी आगे लिख दें ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर तो उसने किसी ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से अपनी इनरोलमेंट करवाई हुई होगी, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रही है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं आपको ये पीछे एग्जांपल दूं, तो जैसे यहाँ पे एक नोटिस मिला है ना, अब ये नोटिस डायरेक्टली वहां से नहीं आया था ब्रांड की तरफ से, बल्कि ब्रांड की प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से आया था। ऐसा जो अथॉरिटी जो ब्रांड की प्रोटेक्शन की टेक केयर कर रही थी, उसने हमें नोटिस भेजा था कि ये वाला ब्रांड है, इसकी टेक केयर हम कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की जो इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो आपने ये चीज वायलेट की है। उस केस में अगर आप ब्रांड को बोलेंगे तो ब्रांड आपकी बात नहीं सुनता, आपको उस प्रोटेक्शन अथॉरिटी से ही बात करनी पड़ती है। अगर आपको वायलेशन मिलती है और वो ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं दी है, तो उस केस में आपने जो भी बात करनी होगी ब्रांड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से करनी होगी, ब्रांड आपकी हेल्प उस पर नहीं करेगा। ब्रांड से आप कॉन्टैक्ट भी करेंगे, वो आपको सिंपल बोलेगा कि हमें नहीं पता, हमारी तो ये प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आप उनसे बात कर लें। अगर आपको इस तरह की चीज़ फेस होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको जो है ना ब्रांड ऑनर्स को आपको एक रिटेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है, रिटेक्शन रिक्वेस्ट या तो अगर तो ब्रांड ने डायरेक्ट दिया तो फिर ब्रांड को लिखनी पड़ती है, अगर तो आपको उनकी जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आपको वो कंप्लेन की है, यानी उन्होंने अमेजोन से कांटेक्ट करके आपकी ईमेल लेके आपको लेटर भेजा या आपके फिजिकल एड्रेस पे भेजा या आपके पोर्टल पे भेजा है, फिर आपको उस रिटेक्शन रिक्वेस्ट आपको ना प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भेजनी पड़ती है। ये एक जर्नल फॉर्मेट है, मैंने लिखा है डोंट कॉपी बिकॉज ये एक जर्नल मैंने मतलब आपके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बनाया हुआ है कि बेसिकली रिटेक्शन रिक्वेस्ट में होता क्या है। तो रिटेक्शन रिक्वेस्ट में आपने जो आईपी राइट ऑनर होता है, यानी जिसका जिसकी आपने आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट किया है, आपने उसका नाम लाइक अपने, और उसके बाद उसको आपने बताना है कि मुझे अमेजोन के थ्रू जिस तरह भी मुझे नोटिफाई किया गया कि मैंने आपकी जो है ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वायलेट की है, तो आपने उससे बेसिकली एक वो फॉर्मल वे में आपने उससे सॉरी बोलना होता है, आपको बताना होता है कि लाइक मैं फर्दर मैं ऐसे लाइक ये नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें होता ही है कि अब ये केस टू केस वेरी करता है, मतलब हमारे पास मैंने कुछ 2-3 केस ऐसे भी किए थे कि थाउजेंड्स में इन्वेंट्री परचेज थी, लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूंगा, यानी थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स में इन्वेंट्री थी, और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो गई और ब्रांड नहीं मान रहा था, ब्रांड कह रहा था नहीं मैं आपको बस लिस्टिंग से निकाल लेंगे, और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मैं उसको कहाँ पे सेल करते। तो फिर आपने ना उनके साथ बड़ा पोलाइटली और फोन कॉल्स के ऊपर और उनके साथ ईमेल्स के ऊपर प्रॉपर कन्वर्सेशन करी थी, हमने उनको ऊपर से फिर परमिशन ली थी कि आप हमें ये वाली इन्वेंट्री 1000 सेल करने थे, उसके बाद हम आपकी लिस्टिंग से निकल जाएंगे, और वो फिर इस चीज़ को मान भी लेते हैं। लेकिन ये इस केस में होता है जब आपने या तो ब्रांड से डायरेक्टली परचेजिंग की हुई हो या उनके ऑथराइज सप्लायर से परचेजिंग की हुई हो। अगर आपने परचेजिंग अदर देन उनके ऑथराइज सप्लायर से की हुई होगी, तो फिर वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते। लेकिन मैंने जो देखा है वास्ट केसेस में जो है ना उस चीज़ को मान लेते हैं, यानी आपकी जो यूनिट्स आपने ली हुई होंगी वो आपको सेल करने देंगे, उसके बाद आप लिस्टिंग से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप नेक्स्ट टाइम फिर इन्वेंट्री लेके आ जाए।
फिर वो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ रेयर केस में ऐसे भी होता है कि जब वो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो ऐसे केस में नहीं मानते जब उन्होंने प्रॉपर आपके ईमेल्स के अंदर मेंशन किया होगा कि आप ये प्रोडक्ट हमसे ले रहे हैं, आप अमेजोन के ऊपर सेल नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप लेके सेल करना स्टार्ट कर दें। उस सूरत में आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन पहले से सेव होती है, वो सूरत में उसको बिल्कुल नहीं मानते। खैर, एक वो जस्ट एक टेम्पलेट आपके सामने है कि किस तरह मतलब जो है ना प्रॉपर आप एक डिटेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो ब्रांड ऑनर को कि जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन हम पे की आप वो वापस लें। अब इसमें एक और आता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। ये एक अगेन मतलब एक मैं तो खैर इसको नंबर वन बोलता हूँ कि सबसे बड़ी रीजन जो होलसेल के अकाउंट एक्टिवेट होते हैं उस रीजन से होते हैं। इस क्योंकि इस आपको याद होगा जब मैं आपको पहले बता रहा था पहले, जो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन्स होती है ना, ये बेसिकली क्रिटिकल इवेंट्स में आती है, इसमें अमेजोन बहुत कम चांस देता है। तो बेसिकली काउंटरफीट आइटम्स जो भी होते हैं यानी पायरेटेड, वो आपने अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करने। उस अब कुछ होता ही है कि लोग कहते हैं कि हमने तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही किया। देखें, पायरेटेड या काउंटरफिट का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर इशू है, आपकी सप्लाई चेन के अंदर इशू है बेसिकली। सप्लाई चेन का मतलब कि आपने जब आपका अकाउंट की क्रिटिकल इवेंट हुआ, अमेजोन ये नहीं कहता कि आपने काउंटरफिट भेजा, वो हमेशा एक लफ्ज यूज करता है सस्पेक्ट, कि हमें सस्पेक्ट है कि आप जो है ना वो आपका जो प्रोडक्ट है वो काउंटरफिट हो सकता है। वो कहता है हमें सिंपल, आप हमें अपनी इनवाइस दे दें और सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स दे दें, हम उसकी वेरिफिकेशन करके आपको अकाउंट ओपन कर देंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होने देते। लेकिन जब वो टाइम आता है तो आप उसको प्रिक्योरमेंट आप उसको ऐसे ही दिखा देते हो जिसका कुछ होती नहीं। आपने ऐसी जगह से प्रिक्योर किया होता है जिसका लाइक जो रिटेलर्स होते हैं, सपोज करें आपने वॉलमार्ट से भी, मेरे पास रिसेंटली केस था, मैं जिसकी वर्किंग कर रहा हूँ भी आजकल, वॉलमार्ट से परचेजिंग की हुई है। वॉलमार्ट से अगर आपने परचेजिंग की तो वॉलमार्ट खुद एक रिटेलर है, उसकी सप्लाई, अब देखें वॉलमार्ट रिटेलर है जिसके ऊपर आप जैसे मेरे जैसे लोग बैठ के रीसेल कर रहे हैं, उसकी सप्लाई चेन कोई नहीं बता सकता कि जो जिस बंदे से आपने लिया है वो क्या उसकी सप्लाई चेन ऑथेंटिक है। यानी एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है जो कि लोग लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यानी अमेजोन आपसे ये चीज़ डिमांड कर रहा था कि आपने जो प्रिक्योरमेंट की है वो आपने कैसे किया, उसमें कौन से स्टेप्स आपने किया, वो क्या ऑथेंटिक सप्लायर से किया। अगर आप सोचते हैं ऑथेंटिक सप्लायर से हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी इनवाइस भी एक्सेप्ट होती है, आपका सब कुछ एक्सेप्ट होता है। अब जिसमें मैंने जो स्टेप भी लिखे हैं कि आपने ऑथेंटिसिटी यानी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी से कैसे बचना है, तो आपका हमेशा जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक सप्लायर से बाय करने हैं। प्लेस इन्वेस्टिगेशन इन 3PL, बेसिकली इसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर आपका अगर प्रोडक्ट है ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप उसमें कोशिश करें, या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी डेट्स खुद चेक करवाएं, अपने 3PL वाले को बोलें कि यार मेरी जो है ना एक दफ़ा सब बॉक्स है ऊपर से एक्सपायरी डेट चेक कर लो बिफोर सेंडिंग टू। अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि आप अमेजोन वेयर हाउस सेंड करने से पहले कोशिश करें उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनवा लें, आपको फ्यूचर में यूज़ हो सकती है। सपोज करें आपका प्रोडक्ट है, अब उस पर कस्टमर कंप्लेन करता है कि हमें रॉन्ग प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आप कहेंगे कि ड्यूरिंग हमारी जो है ना वो इन्वेंट्री प्रिपेयर हमने इस चीज़ को कैप्चर किया कि हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। या आगे चल के फिर आपके अकाउंट हेल्थ में या आपके जो है ना वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लाइक छोटी छोटी ये चीज़ें। उसके अलावा फिर इसमें अर्ली VOC यानी वॉइस ऑफ कस्टमर जो है ना, ये बेसिकली इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज को डिटेक्ट कर लेता है। ये आगे चल के खैर पूरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसमें आपके पास इनवाइसेस का होना बहुत जरूरी है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपकी हर परचेज के आपके पास होने चाहिए। मैं इसके ऊपर अगर यानी इस टॉपिक को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम 5 आवर्स में भी शायद इसको ना कर पाए। यानी कि एग्जांपल से मैं ये देना चाह रहा हूँ इसमें कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, जितने भी केसेस हमेशा जो लाइक जिसमें ना इश्यूज आते हैं उसमें, लाइक सप्लाई चेन्स के हमेशा इशू आते हैं। सप्लाई चेन से मुराद कि आपके पास ऑथेंटिक सोर्सिंग उसकी हुई भी नहीं होती। अब लोग क्या कहते हैं, अब देखिए, अब जिस समय आपको बता रहा हूँ लोग कहते हैं नहीं हमने तो देखिए वॉलमार्ट से लिया है। अब वॉलमार्ट से आपने लिया, आप ये देखिए वॉलमार्ट एक रिटेलर है, रिटेलर की सप्लाई चेन आप नहीं बता सकते। जैसे जैसे अमेजोन खुद एक रिटेलर है, अब एक बंदा अमेजोन से परचेजिंग करके आगे दे दे और बोले कि मैंने तो अमेजोन से बाई किया, अब अमेजोन के ऊपर बेशक ब्रांड्स भी ले रहे हो लेकिन उसके नीचे फिर आगे लोग मी टू कर रहे हैं। यानी कि आप ये चीज़ समझे, इसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी आपकी प्रिक्योरमेंट है वो प्रॉपर या तो मैन्युफैक्चरर से हो या ब्रांड से हो, अगर वहां से नहीं हो रही तो फिर उसके ऑथेंटिक सप्लाई जो उसके जो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां से होनी चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज इसमें और कोई भी कम्प्लिकेशन नहीं आती। अब जस्ट ये इसकी एग्जांपल लगाई हुई है मैंने कि जब आपको ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन आती है तो इस तरह आती है। देखिए आप राइट साइड पे वो प्रॉपर आपको कंप्लेन टाइप भी बताएगा, इन ऑथेंटिक लिखा हुआ है, फिर आपको ऑरिजिनल बताता है, फिर उसको आइटम का बताता है, फिर उसका इसकी सारी रीजंस भी बताता है। अच्छा, अब ये दो तीन चीजें हैं इसको मैं क्विकली करता हूँ क्योंकि ये इनकी वो कहने के इनको आपको बहुत कम इनकाउंटर करना पड़ सकता है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है तो ये बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स को अगर सपोज करें वो प्रोडक्ट न्यू है तो उसकी जगह पे वो उसको ओल्ड में सेल कर देते हैं। यानी जब आप मी टू करते हैं तो वहाँ पे जब लिस्टिंग जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अपनी अपनी कंडीशन बतानी होती है। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट ये भी खैर मेरे पास एक केस, दो तीन केसेस तक भी मैंने सॉल्व किए। उसमें एक हेडफोन का केस था जिसके ऊपर लाइक वो लिस्टिंग के ऊपर वो था न्यू था, और उन्होंने अपने जो है ना वो जो रिफर्बिश्ड अपने आइटम वो सेल कर रहे थे, तो उस तरह की जो कंडीशन के ऊपर आती है, तो प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर कंप्लेन आती है।
जिसमें आपके वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू आप इसको देख भी सकते हो अगर इसमें कोई इशू हो। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर सपोज करें अपने रॉन्ग प्रोडक्ट आप बेच दो, सपोज करें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लिस्टिंग है रेड कलर की, कोई भी चीज़ है, सपोज करें एक ऐसा प्रोडक्ट है ब्यूटी का, जिसमें आप या कोई भी किसी तरह का प्रोडक्ट ले लें, जिसके अंदर आपकी कलर वेरिएशन है और आप रॉन्ग कलर वेरिएशन वहाँ पे बेच दो, तो उसमें जो आपको लाइक ओवर द पैसेज ऑफ टाइम रिटर्न आ रहे होंगे और रिटर्न के ऊपर कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमें जो है ना रॉन्ग कलर रिसीव हो रहा है, रॉन्ग कलर रिसीव हो रहा है। उसमें इशू ये होगा कि आपको बेसिकली इस तरह की जो कंप्लेन है कि वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन के अंदर फॉल करेगी। तो ये भी मतलब जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें जो अपना ना जो प्रोडक्ट है वो लाइक राइट लिस्ट के नीचे जो है ना वो अपना प्रोडक्ट को वो करें, वी टू करें। अब VOC मैंने लिखा है, VOC में आगे चलकर बताता हूँ। वॉइस ऑफ कस्टमर ये बहुत एक जबरदस्त टूल है जिसके ऊपर आप अपने अकाउंट को डिक्टिवेट होने से बचा सकते हो। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। अब इसमें कुछ आपकी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें या आपके ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, फूड्स हैं, तो उसमें कुछ अलग से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स को की तरफ जाना भी हो तो आपको सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है वो जो भी सपोज करें आपकी लिस्टिंग है जिसके ऊपर मी टू करना चाह रहे हैं, उसके बाहर के जो कमेंट्स हैं उनको रीड करें, या कोई नेगेटिव फीडबैक सुनिएगा। अगर आप देखते हो कि बार बार एक ही लोग उसमें नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो फिर आप उसको अवॉइड करें। रेटिंग और रिव्यूज देखें, अगर सब कुछ आपको ओके लगता है तो फिर आप उस लिस्ट के नीचे मी टू कर सकते हैं। अब फिर लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है। अब ये बेसिकली खैर वैसे है तो मतलब उनके लिए जो लिस्टिंग खुद से बनाते हैं, यानी आपने बेसिकली जो लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने अमेजोन की किसी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना होता, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी बेस्ट डिस्क्राइब करनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट को। और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन में ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसी कैटेगरीज है वेपन्स वगैरह जो कि रिस्ट्रिक्टेड है अमेजोन के ऊपर, तो आपने उन कैटेगरीज को या उन प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपने उनकी तरफ, उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है तो फिर उनकी अपनी रेगुलेशंस और सारा कुछ तब उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ों के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वगैरह के अंदर कोई भी इशू आ जाए तो उसमें आपको प्लान ऑफ एक्शन लाजमी चाहिए होता है, सिंपल एडवाइस से काम नहीं चलता। और देन फिर लास्ट पे आता है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन। ये इसमें ये होता है कि अगर आप कुछ कस्टमर ये क्या करते हैं, यानी अब ये भी खैर लिस्टिंग ऑनर्स के लिए ज़्यादा होता है, जो लोग फेक रिव्यूज लेते हैं अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए, अगर ये चीज़ आप इसमें पकड़े जाए तो आपको इसमें प्लान ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इस पे अभी हम बात करते हैं कि अब देखें जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है। अब ये एक अकाउंट है, एक्टिव अकाउंट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखें इसके अकाउंट हेल्थ स्कोर है 152। ठीक है, अब मैंने ऊपर स्लाइड के ऊपर लिखा भी है हेयर इज अ मैजिक। अब देखें, अब अकाउंट हेल्थ स्कोर है 152। अब देखें इसके ऊपर सस्पेक्टेड की भी एक कंप्लेन है, रिसीव्ड की 6 कंप्लेन्स हैं, ऑथेंटिसिटी की 3 कंप्लेन्स हैं, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी की 6 हैं, उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की 50 मतलब 12 है। इतनी ज्यादा वायलेशन होने के बावजूद भी अकाउंट जो है ना ये डीएक्टिवेट नहीं था, यानी रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन के ऊपर था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ पॉलिसीज थी वो सॉल्व हो चुकी थी और बाकी के ऊपर वर्किंग हो रही थी। अमेजोन को पता था कि ये सारी चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर कोई एक वायलेशन आ गई आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस अकाउंट की सेवेरिटी लेवल के ऊपर, अगर आपको क्रिटिकल इवेंट के ऊपर आपको मिल रही है तो आपको 1 से 2 भी मिलेंगे, आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी कंप्लेंट्स मिल रही हैं और उसको टाइमली आप सॉल्व भी कर रहे हो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये स्लाइड लगाने का या बताने का पर्पज ये था कि आपने इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना कि शायद एक ही कंप्लेन है कि हमारा अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट अथेंटिसिटी का इशू है और उन्होंने आपसे इनवाइस मांगी, आपके पास इनवाइस है नहीं, सप्लाई चेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली एक एक कंप्लेन की पर भी जो है ना आपका अकाउंट डिएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है। अब ये तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक ही है, वॉइस ऑफ कस्टमर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अमेजोन के अंदर, जिसके थ्रू आप लाइक देख के ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई आपका अकाउंट डिएक्टिवेशन से पहले ही आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, अब इससे होता क्या है, बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें जैसे CX इसका मतलब होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको जस्ट इसमें ना यहाँ से इसका प्रैक्टिकली बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकली आपको ना थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि इसमें आपको होगा क्या। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। CX ऑर्डर्स बेसिकली होते हैं, ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस ऑर्डर्स होते हैं, यानी कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, कुछ भी चीज़ उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुई है, उसको प्रोडक्ट उसको डिफॉल्ट मिला, कुछ उसमें इशू था, कोई भी उसमें प्रॉब्लम हुआ, तो वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो जो कि एक परसेंटेज निकली, इसको हम बोलेंगे कि परसेंटेज नहीं, सॉरी, जो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑर्डर्स होंगे उनको NCX ऑर्डर बोलते हैं, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस ऑर्डर्स। ठीक है, इसी तरह आगे उनका जो रेट है, NCX रेट,
बेसिकली ये कैलकुलेट होता है एनसीएक्स ऑर्डर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई 100, ये आपका एनसीएक्स रेट होता है कि नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस रेट कितना है, इस प्रोडक्ट का नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस रेट 10% है, 20% है, वो चीज़ इस तरह कैलकुलेट होती है। फिर इसमें एक सी एक्स हेल्थ है, यानी नेगेटिव जो मतलब कस्टमर की एक्सपीरियंस हेल्थ वो आपकी कैसी है। अब इसमें ना 5 to 6 है। अब इसमें यहाँ ग्रीन है, एक्सीलेंट हो तो आपके ग्रीन में आते हैं, गुड हो। अब मैं आपको बल्कि यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये ऊपर देखें, राइट साइड पे देखें, यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अगर आपकी एक्सीलेंट का मतलब है कि आपकी जो लिस्टिंग है एक्सीलेंट, मैंने उसकी हेल्थ में स्टैंड करी है। गुड का मतलब है कि आपकी लिस्टिंग एक्सीलेंट से कुछ उसमें कुछ इश्यूज हैं लेकिन फिर भी उसकी जो स्टैंडिंग है गुड है। फेयर का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ आपकी लिस्टिंग में के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर से मुराद कि जो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस उसके अंदर कुछ ना कुछ इशू है, लेकिन फिर भी फेयर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पुअर का मतलब है कि आपके ऊपर जो है लिस्टिंग के अंदर या कोई ना कोई आपकी जो ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर कोई ना कोई इशू है। और वेरी पुअर का मतलब कि आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर आपको ना रिफंड या रिटर्न हो रहे हैं। अब इसकी ना आपको लाइक जो सिंपल मैं आपको बाय डेफिनेशन बताऊं तो वो ये बेसिकली नेगेटिव एनसी जो वॉइस ऑफ कस्टमर है, बेसिकली ये आपको ये बताता है कि जो आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रहे होते हैं और उनमें से जो कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। अगर सपोज करें आपके 50 ऑर्डर पिछले एक महीने में आपने फुलफिलमेंट किए हैं, यानी आपके 50 ऑर्डर आपको मिले हैं। अब वो 50 ऑर्डर में से सपोज करें कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। और फिर न कि सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस की सब कैटेगराइजेशन क्या है, यानी किस वजह से उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। अब जो वही जो मेन रीजन होगी ना किस वजह से नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके बाकी के आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू है या क्या मसला है। और वहां से आप इसको अर्ली डिटेक्ट करके अपने अकाउंट को डिएक्टिवेट होने से बचा सकते हैं। ये जो वॉइस ऑफ कस्टमर टूल जब तक नहीं था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे, अकाउंट डायरेक्टली डिएक्टिवेट होते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता। अब इवन ये है भी और लोग इसको नहीं देख रहे थे। मेरे पास कितने अकाउंट्स आते हैं, जब जब मैं इसको चेक करता हूँ तो उसमें वॉइस ऑफ कस्टमर को उन्होंने देख ही नहीं होता। सारी की सारी लिस्टिंग पुअर में होती हैं, उसके ऊपर उनको नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, एनसीएक्स रेट भी होता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी देखे ही नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से देखें। सबसे पहले इस वाली पूरी विंडो को देखकर ये आप जब वॉइस ऑफ कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके पास विंडो खुलेगी। जैसे इस विंडो में आप देखें तो 18 लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि एक्सीलेंट में है, लेकिन दो लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि वेरी पुअर में है। यानी इन दो लिस्टिंग का मतलब कि इन दो लिस्टिंग के ऊपर आने वाले प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। अब जिसमें आप रेड नीचे देखें तो आपको एक वो कैप नजर आ रही है, रेड बुल रेसिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखें, इसकी एग्जांपल आप चेक करें, इसके इसके न्यू कंडीशन बता रहा है कि न्यू मतलब इसकी कंडीशन न्यू है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए यानी है। एनसीएक्स रेट का मैंने जैसे आपको बताया, एनसीएक्स रेट का मतलब है कि कितने नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस हुआ है। अब एनसीएक्स ऑर्डर का मतलब है कि कितने इसमें कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। अब देखिए टोटल ऑर्डर कितने थे, 18, जिनमें से 9 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें से कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। तो उसका रेट निकालेंगे कैसे, 18 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और उसको हम मल्टीपल 100 करेंगे, यानी हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्डर मल्टीपल 100, तो ये क्यों 50% बनता है। यानी इसमें 50% नेगेटिव एक्सपीरियंस रेट है। अब लाइक यहाँ से अगर कोई बंदा इसको अभी भी ध्यान दे, उसको पता चल जाएगा कि यार मेरा 50% नेगेटिव एक्सपीरियंस मतलब मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई मसला है, कि मतलब आधे लोगों ने मेरा प्रोडक्ट लाइक वापस कर दिया है, मुझे रिफंड कर दिया है, रिटर्न सॉरी कर दिया है। तो अब यहाँ से उसको देख के वो अपना इसके ऊपर इसको सही कर सकता है, यानी उस लिस्टिंग को फॉर टेम्पररी मतलब उसको कर देगा, पॉज कर देगा। उसको देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या इशू है। और वो प्रोडक्ट के इशू भी नजर कहाँ से आते हैं आपको, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सी डिटेल्स लिखा हुआ है, जब सी डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी, जो अभी आपके सामने खुली है। यहाँ पे फिर आपको ना बिगर पिक्चर दिखाएगा। चीजें यहाँ पे भी वही बता रहा है आपको कि टोटल ऑर्डर्स आपके कितने हुए हैं, एनसीएक्स ऑर्डर यानी जिसमें नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस मिला है, एनसीएक्स रेट आपका कितना था, ठीक है। और फिर इसी तरह आप इसको जब फर्दर इसके आगे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह वो हर ऑर्डर का आपको बताएगा, जो जो आपको ऑर्डर रिटर्न हुआ होगा ना। देखिए उसमें बताया हुआ भी है, रिटर्न ऑथराइजेशन डेट बताई है, ऑर्डर आईडी बताई है उसने। और उसने सारा बताया है उसने कि मैंने ऑर्डर क्या किया, मुझे मिला क्या। और किसी ने बताया कि कलर रॉन्ग है, किसी ने बताया कि कलर के अंदर इशू थे, ज्यादा इसके अंदर जो है ना कलर्स के इशू थे। तो इससे पता चलेगा कि यार जो मैंने शिपमेंट भेजी है उसके अंदर मेरी शिपमेंट के अंदर वाकई कोई प्रॉब्लम था। अब जब आपकी शिपमेंट के अंदर प्रॉब्लम था, अब आपने क्योंकि ड्यूरिंग जब आपके मैंने पहले बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि वेयर हाउस में जब कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उससे बोले वो पिक्चर बना के रख ले। जब आपकी पिक्चर बनी हुई आप वहां से वैलिडेट कर लेंगे कि हाँ यार वाकई मेरे प्रोडक्ट के अंदर इशू है। अब यहाँ तक इशू नहीं है, यहाँ तक आप इशू इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी लिस्टिंग को पास करके इन्वेंट्री वापस मंगवा सकते हैं, और राइट जो लिस्टिंग उसके नीचे उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका वो है सप्लायर, आप अपने सप्लायर को वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ध्यान नहीं देते, एनसीएक्स रेट एक्सीड करता जाता है, फिर आपको डायरेक्ट क्या होता है, आपका अमेजोन आपको डायरेक्ट वायलेशन देता है कि भाई आपका जो कस्टमर, अब ये वाली जो अपनी एग्जांपल, ये कस्टमर कंडीशन की कंप्लेन है जो हमने ये पढ़ी है ना, ये मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन ये इसमें फॉल करती है। अब इसमें क्या होगा कि आपका मैंने देखे नीचे डायरेक्ट लगाया था कि वॉइस ऑफ कस्टमर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ना रोल प्ले करता है, ठीक है।
हर एक में करता है। अब इस पे क्या होगा कि अब बेसिकली अब आपको ना, इस पे जब आपको वायलेशन मिलेगी, फिर आपको वायलेशन रहने से पहले आप पता कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 50% ऑर्डर में अंदर इशू था, अभी आपने लिस्टिंग को पास करके अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवाएंगे, आपको पता होगा कि मेरी इन्वेंट्री के अंदर इशू है, या तो आप राइट लिस्टिंग के अंदर करेंगे या आप मैन्युफैक्चरर को वापस करेंगे। अगर आप उसको ऐसे ही जाने देंगे, अगर और एक नंबर से एक्सीड करेगा, तो देन आपको यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट, फिर आपको पूरी की पूरी वो एक्सप्लेनेशन आपसे मांगेगी, प्लान ऑफ एक्शन मांगेगी, सब कुछ मांगेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट अथेंटिसिटी में भी ऐसी ही है। अगर आपको आपने इसके ऊपर आप इसको वॉइस ऑफ कस्टमर को आप डेली बेस पे देख लेंगे, अगर आपके सपोज के 10 ऑर्डर्स हैं, 10 में से एक कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं मिला, देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन 10 में से 3 लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें प्रोडक्ट इनअथेंटिक मिला, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में वाकई कोई ना कोई मसला है। तो आपने इमीडिएटली उस चीज़ को देखना, अपने मैन्युफैक्चरर से वेरीफाई करना है, भाई मैंने आपसे इन्वेंट्री बाय किया, मुझे इश्यूज आ रहे हैं अमेजोन के ऊपर, क्यों आ रहे हैं। आपने अपने वेयर हाउस वाले से बात करनी है। तो देन आप इस चीज़ को सॉल्व करें। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आपका क्या होगा, फिर डायरेक्टली आपको वायलेशन मिलेगी। तो ये बेसिकली जो वॉइस ऑफ कस्टमर टूल है, ये आपको एक्जैक्टली बताता है, यानी आपकी बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल है। आप चीज़ होने से पहले इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिस्टिंग के अंदर इशू है या नहीं है। तो ये चीज़ हमने खैर देख ली। तो ये इस तरह आपको ना पर हर एक रिफंड का बता रहा होता है कि उसमें कस्टमर ने कमेंट किया, कमेंट्स तक भी आपके पास आ रहे होते हैं। अभी हम लास्ट चीज़ जो हमारी है वो प्लान इफेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। प्लान इफेक्शन वैसे तो इंटेंसिव है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाई है। प्लान इफेक्शन के ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, प्लान इफेक्शन और अपील्स में लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है। कुछ लोग प्लान इफेक्शन बोलते हैं, कुछ लोग अपील बोलते हैं। प्लान इफेक्शन और बेसिकली प्लान इफेक्शन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें आपने जो अमेजोन को बताने होते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम हो उसका रूट काज के, जो आपका प्रॉब्लम हुआ है, सपोज करें जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली प्रोडक्ट कस्टमर कंडीशन कंप्लेन की, उसकी रूट काज क्या थी, किस वजह से प्रॉब्लम अराइज हुआ। इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस, यानी आपने इमीडिएटली कौन कौन से एक्शन किए उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म करेक्टिव इंप्रूवमेंट्स, और अपने बिजनेस में क्या ऐसी चेंजेस किए कि आपका ये जो प्रॉब्लम हुआ आगे कभी भी फ्यूचर में जाके नहीं होगा। अब ये मैंने एक छोटा सा, अब ये जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैंने बनाया था, ये खैर एक रियल अकाउंट का सिनेरियो था। अब इसमें अब अकाउंट का मैं बता देता हूँ कि अकाउंट एक्टिवेट क्यों हुआ था। ये अकाउंट, इस अकाउंट के ऊपर 2 इश्यूज आए थे क्लाइंट को। एक तो ये था कि उसका अकाउंट की आईपी कंप्लेन आई थी, रिसीव आईपी कंप्लेन। और एक उसके अकाउंट के ऊपर ये प्रॉब्लम आया था कि काउंटरफीट का प्रॉब्लम था, लाइक। तो अब उसको देखिए हमने, मैं जस्ट एग्जांपल, वैसे ये प्लान ऑफ एक्शन काफी लेंथी था, मैंने आपके लिए जस्ट सिर्फ वो इसको कंसाइज किया कि रूट काज में हम क्या बताएंगे। अब रूट कॉज में हमने उसको बताया कि लाइक हमारा जो है ना, कि हमें अक्टूबर के मंथ में, मतलब जो है ना, हमारा अकाउंट जो है ना वो हमें आईपी कंप्लेन जो है ना वो, और हमें जो है ना प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन जो है ना वो मिली है। ठीक है, हमने आइजन बता दी कि इस आइजन के ऊपर हमें मिली है। एक के ऊपर हमें प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन मिली है, और एक के ऊपर हमें रिसीव्ड आईपी कंप्लेन मिली है। अब हमने लाइक ये देखिए, हम रूट कॉज में बता रहे हैं, यानी हमारा अकाउंट, यानी अमेजोन कहते हैं कि आप खुद बताएं कि आपका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ। हम उसको बता रहे हैं कि हमारा अकाउंट इस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है। अब हम उसको ये बता रहे हैं कि आईपी कंप्लेन है, वो इसलिए आई थी क्योंकि हमने ना ब्रांड से परमिशन ली थी रीसेल करने के लिए। और जो प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन इसलिए आई थी कि हमने जो प्रोडक्ट था वो अपना हांगकांग से बाय किया था, और उनकी सप्लाई चेन को ट्रस्ट किया था विदाउट अ टेस्ट बाय। यानी विदाउट अ टेस्ट बाय, यानी हमें पहले ये चाहिए था कि हम उनसे कुछ यूनिट मंगवाते अपने वेयर हाउस में, उनको चेक करते कि वो वाकई मतलब प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। एक तो हमने लाइक टेस्ट बाय के बगैर हांगकांग से प्रिक्योरमेंट की अपनी, जिस वजह से हमें जो है ना प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन कस्टमर की तरफ से। और जो सेकंड, हमने ब्रांड की परमिशन ही नहीं ली और विदाउट देयर परमिशन हमने रीसेलिंग की है, जिस वजह से हमें रिसीव्ड आईपी कंप्लेंट्स आई है। अब इसके ऊपर इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस क्या है, यानी हमने इमीडिएटली क्या किया। तो हमने इमीडिएटली ये किया कि हमने अपनी एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन की, और हमने ये डिसीजन किया कि हम अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो अपनी लिस्टिंग है उसको डिलीट करते हैं। जो दोनों हमने आइजन के ऊपर मेंशन किया, हमने दोनों की हमने लिस्टिंग डिलीट कर दी। और उसके अलावा जो है ना, हमने जो अपनी जो लिस्टिंग डिलीट की उनकी हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए इस प्लान एफिशिएंट के साथ, कि ये देखिए हमने लिस्टिंग भी इमीडिएटली डिलीट के साथ हमने ये स्क्रीनशॉट लगा दिए। अब इसमें लॉन्ग टर्म करेक्टिव इंप्रूवमेंट्स के हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म करेक्टिव इंप्रूवमेंट्स में ये है कि अब हमने ना एक, यानी पूरा एक अपना वो बनाया, लाइक प्रोसीजर बनाया करेक्शन के लिए, कि अब हम इसके बाद जो भी सोर्सिंग करेंगे वो हम इसलिए इस तरह करेंगे। एक तो हम राइट ब्रांड को जो होगा उससे हम परमिशन पहले लेंगे, कि जो हमारा राइट ऑनर होगा ब्रांड का, उससे परमिशन लेंगे कि लाइक हम इसको रीसेल करने चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर। और एज वेल एज जो हमारा होगा, हम हमेशा ब्रांड से ही बाय भी करेंगे, ताकि हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये हम इस तरह की हम चीज़ें बताते हैं करेक्टिव इंप्रूवमेंट्स में, कि हम आगे फ्यूचर में ये काम करेंगे। तो ये इस तरह जस्ट एग्जांपल थी आपके लिए कि ब्रांड पूरा के पूरा जो है ना प्लान इफेक्शन कैसे वर्क करता है। लेकिन ये बहुत लेंथी होता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें बतानी पड़ती है। इस तरह ही तक कि आप उसको ये 2-3 चीजें बता दो, आपका अकाउंट कभी भी इंस्टेट नहीं करते। उनको कंप्लीट डिटेल्स बतानी पड़ती है, रूट काज की, करेक्टिव एक्शंस की, और लॉन्ग टर्म जो इंप्रूवमेंट्स की क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर आपका अकाउंट जो है ना इंस्टेट होता है। देन एक चीज मैंने नाम लिया था पहले, सेक्शन 3 का, और बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट का। जब आप अपना अकाउंट जिन लोगों ने
बनाया होगा तो उन्होंने एक चीज देखी होगी कि एक पॉइंट आता है जब आप एक ना एक ऑटोमेटिकली एक साइन आप करते हैं, यानी एक बॉक्स होता है उसको चेक करते हैं। तो बेसिकली जब आप बॉक्स को चेक करते हैं उसके नीचे देखिए छोटा सा लिखा होता है कि आप इस बॉक्स को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप हमारे बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट से और जो हमारा सेक्शन 3 है उसके साथ एग्री करें। तो बेसिकली सेक्शन 3 या जो बिजनेस एग्रीमेंट है वो कुछ भी नहीं है, कुछ उनकी प्री सेट कुछ वो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो होती हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डाली हैं कि आप अमेजोन कहता है कि आप मुझे हमेशा एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें अपनी जो है ना मतलब सारी जब आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं, और आप जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेयरली एक्ट करें। आप किसी को डैम में ये अब्यूज ना करें, आप किसी भी जो है ना किसी दूसरे की रेटिंग फीडबैक उसको लाइक वो थेफ्ट ना करें। तो जैसे कि कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को मिला के जो एक चीज बनती है उसको आप बेसिकली सेक्शन 3 बोलते हैं या बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई चीज भी वो करते हैं लाइक ब्रीच करते हैं तो आपका अकाउंट डायरेक्टली डीएक्टिवेशन की तरफ चले जाता है। और देन ये हमारी लास्ट स्लाइड है। हाँ, इसमें बेसिकली ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें अमेजोन के ऊपर आप FBA कर रहे हैं, आप FBM कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, या कोई भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक चीज़ इसमें ये होती है कि इसको अकाउंट लिंकेज कहते हैं। यानी दो अकाउंट्स का आपस में लिंक हो जाना, शायद आपने कभी कुछ लोगों ने सुना भी हो। तो बेसिकली कुछ इसकी चीज़ें होती हैं, यानी आपने ना आपकी दो दो डिफरेंट अकाउंट्स, तो उन दोनों डिफरेंट अकाउंट्स की हर चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। यानी अगर उनकी बैंक डिटेल्स भी डिफरेंट होनी चाहिए, उन दोनों के लिए लैपटॉप भी अलग होना चाहिए, उन दोनों के लिए हर चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। तो अब इसके लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अपने अकाउंट एक दूसरे से लिंक होने से कैसे बचा सकते हैं। आपका बिजनेस एड्रेस यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आपका IP एड्रेस यानी आपका वाईफाई और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग। सपोज करें किसी घर में दो लोग हैं और दोनों दोनों अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो उन दोनों को चाहिए कि उन दोनों का वाईफाई अलग अलग यूज करें, और जो लैपटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों का अलग अलग यूज हो। यूनिक क्रेडिट कार्ड्स यानी आपका बैंकिंग डिटेल्स है वो दोनों अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस दोनों अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल अलग होनी चाहिए। फोन नंबर बिल्कुल अलग होने चाहिए। इवन अगर आप दो लोग हैं और दोनों लोगों एक ही घर में रह रहे हैं और दोनों लोगों के ऊपर कोशिश ये करें, अगर वो एक ही VA को अपना अकाउंट दे रहे हैं तो वो कोशिश करें लाइक अगर देखें अगर उनकी सारी चीजें सेम है, सपोज करें अब दो एक VA है वो दो अकाउंट्स ले रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट्स भी सेम लगा रहा है, सब कुछ सेम लगा रहा है, तो यहाँ से भी अकाउंट कभी कभी लिंक हो जाते हैं। और उसके अलावा बाकी जो है ना वो जैसे मैंने मेंशन भी किया कि सेपरेट प्रोडक्ट्स के हैं, अब एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स दो अकाउंट्स के अंदर लगाए, क्योंकि अमेजोन इस चीज को भी डिटेक्ट कर रहा था कि अगर आपके दो अकाउंट्स हैं सेम डे वो क्रिएट हुए हैं, आगे पीछे क्रिएट हुए हैं, उसके बाद फिर वो सेम VA के पास सेम एक प्राइमरी लाइक चाइल्ड एक्सेस के ऊपर गए हैं, दोनों के ऊपर सेम प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, सेम नेचर की सेलिंग हो रही है, सेम नेचर के यूनिट्स जा रहे हैं, तो वहां से भी डिटेक्शन हो जाती है। तो बेसिकली अकाउंट लिंकेज का मतलब ये होता है कि आपने अपने अकाउंट को लिंक होने से बचाना होता है। सबसे जो कॉमन रीजन है जहाँ पे अकाउंट लिंक होते हैं, लोग क्या करते हैं मतलब मल्टीपल बाहर से कहीं कहीं भी वाईफाई कनेक्ट करते हैं। आप कोशिश करें जब आपका मेन अकाउंट बन जाए उसके बाद अपने लिए चाइल्ड एक्सेस बनाए। चाइल्ड एक्सेस आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन अकाउंट अपने अलग लैपटॉप में रखना है और उसके ऊपर आप पब्लिक वाईफाई से अवॉइड करें, और ना ही अपना मेन अकाउंट किसी दूसरे के लैपटॉप में लॉग इन करें, और ना किसी और का अकाउंट अपने अकाउंट में अपने लैपटॉप के ऊपर लॉग इन करें। तो इन सब की चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अकाउंट लिंक होने से बचेगा, और ये बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा अकाउंट्स लिंक होते हैं जो कि आते हैं, और जब लिंक हो जाते हैं लोगों को पता ही नहीं होता, फिर वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, फिर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर पता चलता है कि अच्छा वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे मैंने तो उसके लैपटॉप पे लॉग इन कर लिया था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अभी लाइक ये चीज़ें थी अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वन बाय वन हैंड रेज कर लें, तो मैं फिर जो है ना आपसे वो लाइक पूछते जाता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिस तरह का भी हो लाइक माइंड में आ रहा हो लाइक रिगार्डिंग दीज जो हमने ये पढ़ा है, उसके अलावा आपके माइंड में अगर क्योंकि अभी आई गेस आपकी वो क्लासेस चल रही हैं, कोई फ्यूचर के लिए आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसे हो सकता है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो आप बिल्कुल ओपनली इसमें पूछ सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लाइक ये म्यूट करूँ, मैं पानी पी लूँ, तब तक आप क्वेश्चन अपने पास लिख लें, मैं फिर लाइक क्वेश्चन वन बाय वन लेना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं अभी वन बाय वन अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ हावर सदीक आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा आपका आज का लेक्चर रहा है सर। इसमें मुझे ये बताइएगा काइंडली कि ये जो यूनिक बिजनेस एंटिटीज़ हैं इसमें सिर्फ LLC की हद तक हम रहेंगे, या फिर वो जो हम पर्सनल डिटेल्स देते हैं वो भी काउंट करती हैं? अगर मैं मतलब अगर मेरा एक पहले अकाउंट है और वो डीएक्टिवेट हो चुका है और हम्म। मैं एक नए LLC के साथ एक नया अकाउंट बनाता हूँ, तो क्या फिर भी वो लिंक कर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे बचत हो सकती है?
देखिए एग्जैक्टली आपका वहाँ पे भी 100% लिंक हो जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर आपका पासवर्ड आता है, क्योंकि आपका पासवर्ड पहले से यूटिलाइज हो चुका आपके प्रीवियस वाले अकाउंट के ऊपर। तो ये बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ में बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि आप अपने किसी और फैमिली मेंबर के नाम के ऊपर अकाउंट बनवा लें। बेशक आपकी सारी चीज़ें अलग होंगी, आप न्यू एलएलसी भी बनवा लेंगे, आप नया लैपटॉप भी अरेंज कर लेंगे, आप नया वाईफाई भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपका पासवर्ड तो वही होगा जो आपने पहले प्रीवियस अकाउंट पे यूज़ किया होगा। तो लाइक ओके। आपका अकाउंट लाइक विद इन नो टाइम आपका लिंक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट शावेज, आपको अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका बड़ा अच्छा आपने दिया आज लेक्चर। मेरा सवाल यह है कि ये जो अमेजोन अकाउंट लिंकिंग है, इसमें जो यूनिक मैनेजमेंट ईमेल है, ये क्या है? हाँ, इस पे बेसिकली मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया था। बेसिकली जब कभी कभी होता है ना, जब आप अकाउंट अपना खुद मैनेज नहीं कर रहे होते, आप अपना अकाउंट वीएस को दे रहे होते हैं मैनेज करने के लिए। अब ये एक बड़ा रेयर केस था, लेकिन हमारे साथ हुआ था कि दो बेसिकली जब अकाउंट्स हो ना, कि अब सपोज करें एक आपका अकाउंट और एक मेरा अकाउंट है, ठीक है। अब दोनों अकाउंट्स न्यू हैं, दोनों अकाउंट्स हम एक एक न्यू वीओ को देते हैं। अब यानी न्यू वीओ को जब दिए तो उसकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर हमसे वो अकाउंट लेगा वो सेम होगा, और दोनों अकाउंट्स के ऊपर वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी सेम लगा रहा है। दोनों के ऊपर वो तीन तीन प्रोडक्ट्स लगा रहा है, तीनों के 20-20 यूनिट्स लगा रहा है। तो मतलब अमेजोन इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि यार ये दो अकाउंट्स हैं, एक ही बंदा या जो उसका वी है वो एक ही है, दोनों के भी यूज़ कर रहा है, तो क्या ये आई के दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। तो या यही एक ही बंदे के ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज के ऊपर अकाउंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आप किसी वीए को भी अकाउंट दे रहे हैं तो आप अपनी ईमेल बना के उसको अकाउंट दें। अच्छा, और ये जो है यूनिक क्रेडिट कार्ड यानी बैंकिंग डिटेल्स, ये जी जी बैंकिंग बिल्कुल। डिटेल्स। अच्छा, लेट्स से मेरे पास, अच्छा मेरा एक इंडिविजुअल सेलर अकाउंट है अमेजोन पे, हम्म। तो एलएलसी भी मेरा बन गया, तो ये है कि बैंकिंग डिटेल्स मैं कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करूंगा अपने जो इंडिविजुअल से एलएलसी पे, कैसे चलेगा वो? हाँ, उसमें आप ये करेंगे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें आप बैंकिंग डिटेल्स का आपको उस पर इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिंपल अपना एलएलसी पे आप उसको अपग्रेड कर देंगे अपने अकाउंट को। लेकिन अगर आपकी एलएलसी के ब्याह पे आपने बिजनेस अकाउंट्स भी बना लिए होंगे, सपोज करें आपने कोई का अकाउंट बना लिया, तो आप सिंपल जो आपकी प्रीवियस आपका चार्ज और डिपॉजिट मेथड है उसको आप हटा के आप बिजनेस डिटेल्स के ऊपर जो आपका बना हुआ चार्ज और डिपॉजिट मेथड है वो लगा देंगे। लेकिन इसमें अब इशू ये होगा, आपको कभी भी जो आपका इंडिविजुअल वाला डिटेल वाला आपका जो बैंकिंग था वो आप किसी दोबारा किसी और अकाउंट के ऊपर आप उसको यूज ना करें, तो ये उसमें आपको करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जीनत, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बताई थी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स, जी जी। कि 250 प्लस स्कोर हो और फॉर 6 मंथ्स और ये नॉट बिलो 250 फॉर मोर देन 10 डेज नाउ, और हम्म। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट थी कि इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, तो ये क्या वो वही कांटेक्ट नंबर होगा जो हम एफबीए के लिए जिस तरह वाईकी वगैरह से जो यूज कर रहे होते हैं? जी एग्जैक्टली बिल्कुल वही नंबर होगा, लेकिन बस वो है कि उसमें जो है ना वो यूएस का नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं तो लाइक मोस्टली क्योंकि ओटीपी के लिए लोगों ने नंबर लगाया होता है, तो डिफरेंट कंट्रीज में जैसे अब कोई बंदा यूएई में रह रहा है या किसी दूसरे गल्फ कंट्री में, तो उन्होंने लोकल अपना वहाँ का नंबर लगाया होता है ओटीपी के लिए। जैसे किसी टाइम में पाकिस्तान का नंबर भी लगता था, वो फिर बाद में इश्यूज आए तो लोगों ने लगाना छोड़ दिए। तो यूएस का नंबर होगा तो उनके लिए होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो नंबर है वो यूएस का हो, वो वर्चुअल नंबर हो, आपका वाइक का हो, स्काइप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर यूएस का होना चाहिए, और उस पर सही है सर। कॉल रिसीव होती हो। ठीक है सर। और सर दूसरा ये बताइएगा कि जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेंट के बारे में आप बता रहे थे, तो अगर हम किसी मतलब इनिशियली तो हम छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे अप्रोक्स 3 to 5,000, तो उसमें जब सप्लायर से हम परचेज करते हैं तो उसमें भी आईपी कंप्लेंट्स का इशू आता है अगर ऑथराइज सप्लायर है? देखिए, ऑथराइज सप्लायर है तो सबसे पहले तो आप उस सप्लायर से पूछ सकते हैं कि जो कि वो मतलब देखें, एक तो सबसे पहले आपने ये देख लेना कि जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आईपी के रिगार्ड है उसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अगर तो वो आपको वो प्रोडक्ट्स दे रहा है और वो ब्रांड्स मतलब उसका ऑथेंटिक सप्लायर भी है, तो उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो आपको मतलब उसके ऊपर ना वो सेल करने का एक सॉफ्ट अप्रूवल भी दे रहा है। तो उसमें सिर्फ आपने बस ये करना होगा, कुछ जो मैंने आपको चेक्स लिस्ट बताई थी आपको वो करनी होगी, उसके बाद आप वहाँ पे सिंपल मी टू कर सकते हैं, आपको रिसीव आईपी कंप्लेन नहीं आएगी। तो मैंने जस्ट आपको, मैं अगर ये वापस भी जाता हूँ स्लाइड की पर भी जाता हूँ, इसके पास सिंपल से चेक्स हैं, आपने वो कंप्लीट करना है तो आपको उसके बाद इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं आएगा। ये जो कुछ मैंने चेक्स बताए थे इसमें, तो
तो ये जैसा अपने इसको इनको देखना है, और लाइक और अगर आपका सिंपल सप्लायर से आप ले रहे हो, लेकिन ये बात देखनी है कि सप्लायर ऑथेंटिक होना चाहिए, लाइक उसी का ऑथराइज्ड होना चाहिए बस। ठीक है सर। और सर इनिशियली जो आपने एफबीएम से रिलेटेड जो चीजें बताई थी, जी इसमें जी। ओडीआर था, इक्विटी गारंटी थी, क्रेडिट कार्ड चार्जबैक रेट था, तो कोई भी इन मतलब इन सारे जो भी ये इसकी कैटेगरीज थी, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्टिव आइटम हो गया है, हमने ले लिया है, कस्टमर को भेज दिया है और नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो इनमें से कोई एक ही चीज एट अ टाइम वो होगा ना, कस्टमर की तरफ से कोई चीज आएगी, या ये मतलब इन पैरेलल वो नेगेटिव फीडबैक भी दे देगा और वो गारंटी भी क्लेम कर देगा, ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं? नहीं, एक साथ नहीं हो रही होती बेसिकली। ये इस तरह होता है कि लाइक अगर वो आपको वो कर रहा है ना कि सिंपल एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक वो इसलिए दे रहा होगा कि अगर उसको मे बी प्रोडक्ट लेट मिला हो या उसको प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट मिला हो, तो वो आपको बेसिकली एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा होगा। अब वो नेगेटिव फीडबैक बेसिकली जो नेगेटिव फीडबैक वो कैलकुलेट हो जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ ओडीआर के ऊपर। तो ये नहीं होगा कि सब कुछ वो आपको कर रहा होगा, कोई एक चीज़ आपके साथ वो कर रहा होगा, लेकिन आगे से जो कैलकुलेशन होगी वो डिफरेंट तरीकों से हो रही होगी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि सर अगर सेक्शन 3 जो अगर अमेजोन अकाउंट पे लगता है, तो हम फिर उसकी अपील सर किस तरह इफेक्टिव लिख सकते हैं सेक्शन 3 हाँ के लिए? हाँ, अब सेक्शन 3 देखें। सेक्शन 3 जो आपका ना, मैंने जस्ट वहाँ से जस्ट अपनी स्लाइड में चीज़ मैंने मेंशन की थी वो दिखाता हूँ। सेक्शन 3 की बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वास्ट वो है जिसको वो कैप्चर करता है। सेक्शन 3 किसी एक वायलेशन का नाम नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने लिखा था सेक्शन 3 वायलेशन कैन रेंज फ्रॉम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स टू काउंटरफिट गुड्स, ठीक है। मतलब ये सेक्शन 3 की बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड कैप्चर करता है, यानी आपका अकाउंट अगर आपने के ऊपर किसी तरह का भी इशू आता है, अगर वो सेक्शन 3 लगा देगा तो आपने डरना नहीं है कि मेरे अकाउंट के ऊपर तो सेक्शन 3 लग गया है। अब इसको अपने इसके जो इफेक्टिव प्लान है सेक्शन, वो अपने इस तरह लिखना है कि सबसे पहले अपने अगेन उसकी रूट काज अपने देखनी है कि जो आपकी वायलेशन आई है उसकी रूट काज क्या है। अगर मैं आपको ये वापस यहाँ पे लेके जाता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, तो अपने 3 स्टेप्स इफेक्टिव जो प्लान इफेक्शन है जो कि एज पर अमेजोन जो खुद रिक्वायरमेंट करता है, उसकी टोटल 3 आपने चीजें इसमें बतानी है। एक अपने उसकी रूट काज बतानी है, ठीक है। एक अपने इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस बताने हैं, और एक लॉन्ग टर्म करेक्टिव इंप्रूवमेंट्स आपने बतानी है। तो जब अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आप ये तीनों चीजें, या अकॉर्डिंग टू योर जो आपका इशू आएगा, आप ये तीनों चीजें अगर बता देंगे तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा उसमें। आपका प्लान इफेक्शन इफेक्टिव होगा। हाँ, इन केस कभी ये होता है कि आपका प्लान इफेक्शन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसकी रिजेक्शन की रीजन भी पूछ सकते हैं। आपने सिंपल केस ओपन करना है और उनको बताना है कि मैंने एक प्लान इफेक्शन सबमिट करवाया था, वो रिजेक्ट हो गया, तो मुझे काइंडली बताएं वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट के आपका जो प्लान इफेक्शन है हमने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि आपने रूट काज को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आप नेक्स्ट एक और प्लान इफेक्शन बनाएंगे जिसमें आप रूट काज को मजीद और जो है ना वो सही से बताएंगे, आप उसको और फैसिलिटेट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स विद और बाकी जो चीज़ें। अगेन देखिए, नेचर ऑफ वायलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्शन 3 बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की वायलेशन आती है। अगर हम इसी की बात करें, जिस तरह मैं मेंशन किया, अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आई और आईपी कंप्लेन आई है, इस केस में अगर हमारी अपील रिजेक्ट करे, हमें बोले कि आपने रूट काज को और फर्दर एक्सप्लेन करें, तो हम इसमें फिर और प्रूफ लगाएंगे और चीज़ें इसको एक्सप्लेन करेंगे जितनी हम पॉसिबल कर सकते हुए। सर अच्छा, ये अपील की नेक्स्ट भी क्वेश्चन। लिमिट भी जी है, जी। अपील की? लाइक अगर हमने फर्स्ट टाइम अपील किया तो वो रिजेक्ट हो गई है अमेजोन की तरफ से? नहीं, अपील की एज सच लिमिट नहीं होती। हाँ, अगर आप एक अपील इस तरह बार बार करें ना कि अब एक आपने अपील की है, वो आपकी रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, आप दोबारा अपने विदाउट चेंजेस वही अपील सबमिट कर दी, फिर वही कर दी, फिर वही कर दी, इसमें कोई चेंज ही नहीं किया, देन अमेजोन ये करता है कि जो आपका जो अपील सबमिशन बटन है उसको डिसेबल कर देता है, यानी आप अपील अपील सबमिट ही नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं। अगर आप प्रॉपर अपील सबमिट करवा रहे हो, यानी हमने ऐसे अकाउंट्स में देखा इसमें 30-30 अपील्स भी हुई हैं, 40-40 अपील्स भी हुई हैं, और आपका अमेजोन सब अपील्स को देखता है, रिव्यू करता है, आपका अकाउंट जो बटन है सबमिशन का उसको वो नहीं करता, डिसेबल नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आप प्रॉपर जो अमेजोन से आप बात कर रहे होते हो कॉल पे, केस ओपन कर रहे होते हो, उनसे चीज़ें से पूछ रहे होते हो, और फिर दोबारा अपील को रीराइट कर रहे होते हो, तो फिर आपका कभी भी वो नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप एक ही अपील को बार बार कर रहे हो, बार बार यानी एक ही इनवाइस आप बार बार अपलोड कर रहे हो, बात ही नहीं समझ रहे, देन डेफिनेटली आपका जो अपील का बटन है उसको क्लोज कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मशहूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 सवाल हैं। जी पहला सवाल है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती हैं अगर
हम वायलेशन कर देते हैं किसी चीज़ में, तो ठीक है। आया हमें अपनी लिस्टिंग को इमीडिएट डिसेबल कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, या समहाउ ऑफ कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए, या उसको एक्टिव रखना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अमेज़न क्या कहता है? हम्म ठीक है। अच्छा, वन बाय वन क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पहले इसका आंसर कर देता हूँ, देन फिर आप नेक्स्ट पूछ लीजिएगा। ये बिल्कुल। आपकी इसी में तीनों क्वेश्चन थे। नहीं नहीं, दूसरी लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। अच्छा देखिए, इस पे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब आपको वायलेशन मिल जाए ना, तो सबसे पहली चीज़ आपने जो नोटिस करनी होती है वो ये होती है कि देखिए, अब एक होते हैं यानी कि ना आपको खुद से अपनी लिस्टिंग को ना वो करने की जरूरत नहीं होती, डिलीट करने की। अमेजोन अपने बिहाफ पे कर देता है। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं स्लाइड में वापस जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं नीचे, जब जहाँ पे लिखा आ रहा है लिस्टिंग डिलीटेड, यानी अमेजोन ने खुद लिस्टिंग आपकी डिलीट कर दी। आपको खुद करने की जरूरत नहीं होती, और ये टेम्परेरी डिलीटेड होती है। जब आपकी वायलेशन आप उसको सही कर लेते हो, तो ये लिस्टिंग दोबारा से अमेजोन उसको एक्टिव भी कर देता है। सबसे पहले ये चीज़ कि आपने आपको खुद से कुछ नहीं करना। ये एक्शन अब मैं आपको दोबारा दूसरी स्लाइड में भी दिखाता हूँ, वहां से आपको शायद ज़्यादा क्लियर आइडिया हो। ये देखें, एक्शन टेकन के अंदर लिखा है लिस्टिंग रिमूव, ठीक है। अब ये लिस्टिंग रिमूव आपने नहीं की, ये अमेजोन ने की है लिस्टिंग रिमूव, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर वायलेशन आ गई है। जब वायलेशन आ गई, जब तक आप उस वायलेशन को एड्रेस नहीं करोगे, तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होती, ठीक है। एक चीज तो ये आपकी कि यानी आपको लिस्टिंग खुद से रिमूव नहीं करनी पड़ेगी। इस केस में बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप सबसे पहले आपने ना सेम इस तरह की पॉलिसी वायलेट दोबारा नहीं करनी। किसी सपोज करें आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको एक प्रोडक्ट में आपका इशू आ गया ऑथेंटिसिटी का, आपने कोशिश करनी है कि बाकी 2 प्रोडक्ट्स में, अगर आपको शक है कि यार मेरे बाकी भी 2 प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑथेंटिक है, वो भी इसी सप्लायर से लिए, पता नहीं वो सही होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो अपने वॉइस ऑफ कस्टमर भी जानना है, वहां से चेक करना है उन दोनों लिस्टिंग के ऊपर कि यार उन लिस्टिंग के ऊपर कोई रिफंड्स तो नहीं है। अगर रिफंड्स बिल्कुल नहीं है, जीरो है, 20-20 यूनिट्स ऑर्डर हो चुके हैं, ओके है सब, फिर आपको इशू नहीं है। अगर आप देखते हैं यार उन दोनों लिस्टिंग के ऊपर भी 2-2 3-3 रिफंड मुझे आ चुके हैं, फिर आप कोशिश करके उन लिस्टिंग को आप खुद से क्लोज करेंगे, और कोशिश करेंगे इस वाली पॉलिसी को पहले लाइक एड्रेस करने की। जब ये एड्रेस हो जाए, इसको सक्सेसफुली एड्रेस करने के बाद देन आप इसको रिज्यूम करेंगे। इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो कितना टाइम रिस्पॉन्स टाइम होता है अमेज़ोन की तरफ से कि वो हमें रिप्लाई करें? अगर हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम्म हम कितना उसका मतलब कह लें कि वेट करना चाहिए हमें? हाँ, इसमें वैसे डिफरेंट टाइम्स होते हैं। अगर आप सिंपल केस ओपन कर रहे हैं, तो केस ओपन में ये आपको 12 और मिनिमम और मैक्सिमम विद इन 24 आवर रिप्लाई कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर मेजर वायलेशन है, मेजर वायलेशन ऐसे ही है कि जिसमें प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटीज का इशू है, तो उसमें इवन 4 to 5 डेज का वो बोलते हैं, लेकिन विद इन 1 or 2 डेज आपको रिप्लाई कर देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिनेरियोज हों, फिर आपको कॉल करनी पड़ सकती है। तो फिर कॉल करने में ये होता है कि आपका इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आप कॉल पे बात करेंगे, ड्यूरिंग आपकी कन्वर्सेशन आपको चीज़ें बता देंगे, तो इस तरह भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मैंने अगर इन जनरल पूछे तो विद इन 24 आवर हर तरह का रिप्लाई ये कर देते हैं, अनटिल के बहुत बड़ा कोई इशू हो और इसमें वो 3-4 दिन ले लें। अदरवाइज विद इन 24 आवर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। शुक्रिया। आखिरी सवाल ये है कि आपने जिक्र किया था कि जो ऑथेंटिक लिस्टिंग है, उसके नीचे जाके आपने अपनी लिस्टिंग लगानी है या मीटू करना है। हम्म, अम, अभी तक जो हमें समझ आई है वो ये कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो ब्रांड खुद बेच रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आया लिस्टिंग ब्रांड्स की तरफ से लगी होती हैं और हमने उधर जा वो बेच खुद ना रहा हो, जो हमें समझ आई है। तो अगर वो खुद बेच रहा है तो फिर तो उसमें हमारा चांस बहुत कम होता है। तो इस सिनेरियो में क्या किया जाए? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा शायद आपने इसको सही से नहीं समझा। ऐसा नहीं होता। देखिए, जो ब्रांड खुद से सेल कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जो भी लिस्टिंग होती है, तो हम तो ये हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम ब्रांड की लिस्टिंग के नीचे जाके ही मीटू करें। उसकी जो चीज़ मैंने बताई थी वो ये होती है कि आपने उससे पहले परमिशन लेनी होती है कि मैं आपके जो लाइक जिसको आपने शायद पढ़ा भी हो अपने लेक्चर्स में, ब्रांड अप्रूवल लेना। यानी आप उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हो कि मैं आपका ये प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर रीसेल करना चाह रहा हूँ। और डेफिनेटली हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम अमेजोन जो ब्रांड की लिस्टिंग है उसके नीचे जाके मीटू करें, क्योंकि ब्रांड की लिस्टिंग के नीचे जाके मीटू करने का मतलब है कि आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे कि आप ऐसी लिस्टिंग के नीचे जाके मीटू करते हैं जो कि ब्रांड ने खुद नहीं बनाई, वो मे भी कल को पता चले कि वो लिस्टिंग किसी वजह से बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी इन्वेंट्री भी वेस्ट, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो ब्रांड की जो लिस्टिंग्स है वो बंद नहीं होती, वो प्रॉपर ब्रांड ने खुद बनाई होती है, वो प्रॉपर रेगुलरली चलती है। ठीक हो गया। शुक्रिया। ओके। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आस्क कर सकता है, मैं वेट करूँ, ताकि कोई भी किसी तरह का भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद अभी आपने फेस ना की हों, लेकिन जब आप सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये फिर आप फेस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। उस्मान, आप बोलें। सर मेरा ये सवाल है कि सर अब एफबीएम मॉडल पे हम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं अगर हम अ, एफबीएम। देखिए एफवीएम कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि लोग, मैंने बताया कि लोग ऐसे भी नहीं कि पूरे पूरे अकाउंट्स एफवीएम पे रन होते हैं, लेकिन ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको इसका आंसर बेस्ट इस तरह मिल सकता है कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जिसमें आप एफबीए फीसेस और एफबीएम फीसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, लाइक आपकी जो एफबीएम के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मार्जिन हो वो आपको $5 पर प्रोडक्ट मिल रहे हो और एफबीए के ऊपर आपको $2 मिल रहे हो, तो फिर आप एफबीएम के थ्रू जा भी सकते हैं, लेकिन आपको एफबीएम में जाने के लिए आपके अपने ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखने पड़ेंगे, जैसे हमने शुरू में चीज़ें पढ़ी है। तो जो आपके मैनेजमेंट ऑपरेशंस हैं, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के और शिपिंग परफॉर्मेंस के, उनको आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी आपको। सर वो शिपिंग किस तरह हम मैनेज करेंगे फिर उसमें? शिपिंग के लिए आपको 3PL वेयर हाउस जो है ना मैनेज करना पड़ेगा, आपको जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो 3PL में रखवानी पड़ेगी, और जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा आपको विद इन नो टाइम, लाइक आपको अपने 3PL वालों को इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया, उसकी ये उसमें फिर ऑर्डर में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, लाइक आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ कस्टमर का दिया होता है, तो आपने वो देना होगा, फिर एज पॉसिबल वो आपको वहाँ से शिप करेंगे आपके बिहाफ पे 3PL वाले। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट शावेज आप पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि ये जो अमेजोन का अकाउंट हेल्थ स्कोर है ये 200 से स्टार्ट होता है एट हेल्दी लेवल, तो जी, क्या फैक्टर्स हैं ये इसको हायर स्कोर पे लेके जाएगा, जैसे 700 या 800? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका अकाउंट हेल्थ स्कोर को लाइक बढ़ाने का या इसको इंक्रीज करने का जो होता है, बेसिकली आपको ये आपका ना सेल्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कैलकुलेशन हो रही है लास्ट 180 डेज के ऊपर, यानी आपने लास्ट 180 डेज के अंदर जितने ज़्यादा आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे, जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उसकी बेऑफ पे हो रहा होगा। अच्छा, ये विदाउट रीजन ड्रॉप नहीं होता, यानी इसका जो 200 पॉइंट है ऑप्टिमम है, अगर आप पूरी पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहे ना, तो आप भले सेल्स भी नहीं कर रहे तो ये आपका 200 के ऊपर ही रहेगा, 200 से ड्रॉप नहीं करेगा, या फिर 200 से बढ़ेगा भी नहीं। बढ़ेगा सिर्फ उस केस में जब आपका 180 डेज में जितने ज्यादा ऑर्डर फुलफिल कर रहे होंगे, तो आपका ये 200 से बढ़कर 300, 400, 500 तक, इवन मैंने थाउजेंड्स वाले अकाउंट्स भी देखे हैं। अभी मेरे पास कुछ प्राइवेट लेवल के अकाउंट्स हैं जिनका अकाउंट हेल्थ रेटिंग स्कोर थाउजेंड्स है, क्योंकि उनका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है, तो ये 200 से नीचे भी नहीं जाएगा अनटिल और अनलेस कि आप कोई पॉलिसी वायलेट करते हैं तो। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। तो किसी ने, आप में से किसी ने भी लाइक स्टार्ट किया हो ब्रांड्स को अप्रोच करना या कुछ, तो उस बारे में अगर कोई आपका हो, मतलब यानी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कि लाइक यानी कि ब्रांड से किसी को अप्रूवल मिला हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। आई गेस बाकी भी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, अगर है मैं स्टिल भी 5 मिनट्स या 3 to 4 मिनट्स वेट करूँ, अगर आपका किसी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी इस पे यही है कि लाइक आप लोग जब सेलिंग करना स्टार्ट करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब ये चीज़ें लाइक जिस तरह मैंने बताई हैं, अब शुरू में मैंने इसलिए थोड़ा इसको अपनी पेस तेज रखी थी, क्योंकि चीज़ें इस तरह की थी कि जिस मैंने बताया, मे भी किसी को ये चीज़ें आगे काफ़ी लेटर जाके आगे जब आप सेलिंग करना स्टार्ट करते हो, जब सेलिंग स्टार्ट होती है, फिर आपके यूनिट सेल होना स्टार्ट होते हैं, फिर आपको ऐसे ऐसे चीज़ें आप इनके साथ वो करते हो, एनकाउंटर करते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी अपनी पेस भी तेज रखी ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बिल्कुल मैं स्लोली स्लोली आपको बताता तो चीज़ें शायद आपको कभी दिख नहीं ना पड़े, लेकिन ये है कि अभी जैसे जैसे आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारा कुछ, तो इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और स्पेशली जब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ या दो प्रोडक्ट के साथ आपको इतना ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन आपके जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन एक लेते हैं जहाँ से, देन जी बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत सर? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि सर जैसे ये तो थियोरेटिकल आपने जो पढ़ा है अकाउंट हेल्थ रेटिंग के बारे में सर, तो उसकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है सर,
हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे किस टैब पे जाएंगे तो आपको ये अकाउंट हेल्थ रेटिंग का टैब आपको नजर आएगा हाँ, इस पे कि कहाँ पे बेसिकली हम मैं, देखें? हाँ जी, इसमें मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट इसमें कुछ मेंशन किए थे। वैसे जो चीज़ें मैंने ये बताई थी आगे वाली सारी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो ये वाली जो कैलकुलेशंस वाली और ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये चीज़ें अब एक न्यू सेलर को नहीं पता होती। ये चीज़ें मतलब इस फील्ड में ओवर द इयर्स ऑफ रहने के बाद ही पता चली है कि लाइक अगर नोटिस लीगल आता है तो वो किस तरह का होता है, वो किस तरह का होता है। खैर, लेकिन जो आपकी जो मेन क्वेश्चन है वो मैं उस तरफ आता हूँ। जी सिंपल सर। आपका जो अकाउंट हेल्थ आप जैसे ही अपना सेलर सेंटर ओपन करेंगे ना, तो आपका जो जी मेन आपका लाइक लिखा होगा, मेन सामने ही लिखा होगा अकाउंट हेल्थ, राइट राइट साइड पे उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। ये पूरी की पूरी विंडो आपकी अकाउंट हेल्थ की विंडो होगी। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सारी चीजें आपको इसी विंडो, एक ही विंडो के ऊपर नजर आती हैं। राइट साइड पे जब अकाउंट हम ओपन करेंगे जी, तब राइट साइड पे ऊपर। ऊपर ठीक है। लिखा होता है अकाउंट हेल्थ, सामने भी लिखा होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट है हर सही। अकाउंट के ऊपर लाइक लिखा होगा। और ठीक है बाकी सर। इसके अलावा जो आपकी एक वॉइस ऑफ कस्टमर है, वो आप जाएंगे परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस के ऊपर जहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होगा, उसी के नीचे आपके पास वॉइस ऑफ कस्टमर का टूल होता है। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर अगर कोई प्री ओन्ड प्रोडक्ट हो जो कि फॉर एग्जांपल हम सप्लायर से लेते हैं, उनके पास कभी प्री ओन्ड प्रोडक्ट होता है, तो सर हम्म। अगर वो उठा के अगर हम लोग वहां पे सेल करें तो सर ये भी वायलेशन में आ सकता है ये? देखिए, वो वायलेशन में तब भी आ सकता है कि जब उसके ऊपर एक तो किसी कस्टमर की तरफ से ऑथेंटिसिटी का कोई या कोई किसी तरह का कंसर्न रेज किया जाए। तो उस, अगर तो आपके पास सप्लाई चेन प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, वो जो उसका सप्लायर है बेशक वो प्री ओन प्रोडक्ट है, लेकिन जो जो उसका सप्लायर है वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक सप्लायर है उस ब्रांड का, तो देन आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। ठीक है सर। सर तो जो सर प्री ओन्ड, सर हम कभी प्री ओन्ड प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, या ब्रांड न्यू सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बेचते हैं? सुना तो नहीं सर ब्रांड न्यू का ही है। नहीं, ब्रांड न्यू भी बेचते हैं, लेकिन आपकी कुछ लिस्टिंग्स ऐसी भी होती है जिसमें ना प्रॉपर लिखा होता है कि रिफर्बिश्ड, लिस्टिंग के ऊपर लिखा होता है, तो बिल्कुल वो प्रोडक्ट्स अच्छा। रीसेल होते हैं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल भी दी थी हेडफोन्स की, तो एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बाय मिस्टेक ये कर लिया था कि उनका प्रोडक्ट था रिफैब, उन्होंने बाय मिस्टेक ना न्यू लिस्टिंग के नीचे उसको मी टू कर दिया था, तो उनको जो भी ऑर्डर आता था वो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलती थी, उस वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो फिर बाद में हमने जब उनका अकाउंट एक्टिव किया और फिर हमने उनको जो राइट लिस्टिंग की उसके नीचे उनको एडवर्टाइज वो किया था, मी टू किया था। तो ये आप उसको प्री जो ऑन उसको कर सकते हो, बिल्कुल उनकी लिस्टिंग अलग से बनी होती है अमेजोन के ऊपर। ठीक है सर। सर आखिरी मेरा सवाल ये है कि सर ये जो आप मीटू जो ये मेंशन कर रहे हैं सर, ये जी मीटू होगा कैसे? मतलब जैसे वो हम लोग देखते हैं कि वो जो एक लिस्टिंग है, लिस्टिंग के राइट साइड पे नीचे जाते हैं तो पता लगता है कितने सेलर्स बेच रहे हैं, जी जी तो बिल्कुल। वो मीटू है सर? नहीं, मीटू का देखिए सिंपल मतलब ये होता है कि आपने जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग क्रिएटेड है, जहाँ पे और भी जी सेलर सेल करे, आपने उनके साथ उसी यानी अपनी ऑफर वहाँ उनके साथ ही देनी है, तो उसको बेसिकली मीटू कह रहे होते हैं। ये तो जब आपकी लिस्टिंग होगी, आप अपना प्रोडक्ट जब होगा उसके ऊपर आप जाएंगे, जहाँ पे वो सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी वाले सारे ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे जाके आप सिंपल अपना प्रोडक्ट उस लिस्टिंग के साथ मीटू कर लेते हैं। तो मीटू का बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि आपने एक ऐसी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर अपना प्रोडक्ट ऑफर कर देना है, जहाँ पे और भी लोग ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा सही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेलकम। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है। बाकी मैं यही बता रहा था आप लोगों को, लाइक अभी जब आपके प्रोडक्ट्स 5 3 4 प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस टाइम आपको इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। जब आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको देखनी पड़ती है, स्पेशली वॉइस ऑफ कस्टमर और ये सारी चीज़ें। तो लाइक इस पे बस यही है कि आप जब आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो, तो स्पेशली आप ये जो अकाउंट हेल्थ वाला लेक्चर है इसको आपको फ्रिक्वेंटली देखना पड़ेगा बाद में जाके, जब आपकी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपकी मेमोराइज हो जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके, आपके सप्लायर्स को अप्रोच करने के तरीके। लेकिन अकाउंट हेल्थ ये चीज़ ऐसी है कि जिसको आपको आगे चल के आपको ज़्यादा काम आएगी जब आपकी चीज़ें प्रैक्टिकली सेल होना स्टार्ट होगी। जी जाजें बोले। सॉरी सर, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया, मैं पूछना भूल गया था वो। जी जी सर सर जो हम कभी लिस्टिंग देख रहे होता है तो वो जो सर खिजर ने हमें एक टैब जो था वो इनेबल करवाया था जिसमें आपको आईपी कंप्लेंट का पता लगता है, जैसे आप लिस्टिंग में देख रहे होते हैं सर ऊपर ही ऊपर। जी जी। तो सर अगर कोई आईपी कंप्लेंट वाला प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर भी कोई आईपी वायलेशन हो सकती है? क्योंकि सर बाज़ कबर मैंने देखा है कि जो लिस्टिंग में ज्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें नो आईपी तो होते हैं, पर नो कंप्लेंट होती है उसकी आईपी की, पर कुछ हम्म ऐसे होते हैं कि जिसपे ज्यादा भी होती है। तो हम्म। सर वो जो अगर हम वो प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचे तो सर उसमें कोई वायलेशन का होता है कि मीडियम टू लो, अगर ताकि नहीं, वायलेशन उसमें हो या देखें, क्या?
देखिए, अगर आपका अकाउंट न्यू है ना, बिल्कुल आपका अकाउंट न्यू है, तो फिर तो उस पे तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी सिर्फ आपको उस लिस्टिंग की तरफ ही जाना चाहिए जिस पे बिल्कुल जो नो कंप्लीट हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सही। हाँ, और इस केस में होता है जब आपके एक ना लाइक आपकी अकाउंट की हिस्ट्री बनी होती है, फिर आप छोटा मोटा इसका रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अब न्यू में तो बिल्कुल रिस्क लेने का फायदा नहीं है बिल्कुल भी। सर जो अनगेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनका फिर क्या, जो अनगेटेड होता है, जो गेटेड होता है, सॉरी सर, गेटेड प्रोडक्ट। हाँ, गेटेड प्रोडक्ट का ये ना कि उसमें तो आप लाइक आपको उसमें होने के लिए सबसे पहले आपको इनवाइस वगैरह और उनकी अलग से फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि लाइक आप वहाँ पे आपको आईपी कंप्लेंट्स नहीं मिलेगी, लेकिन वो कैटेगरीज गेटेड होती हैं, उस पर आपको लाइक सेल करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। और जैसे तो इनफ्लेमेबल कैची आइटम्स हो गए, वो हम जी सेल नहीं कर सकते, राइट? जी 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 जी। एग्जैक्टली, अगर आप वो सेल कर भी सकते हो तो उसके ऊपर भी आईपी कंप्लेंट्स आ सकती है, तो उसको इसके साथ अलग नहीं होता गेटेड के साथ। ठीक है सर, सर बस यही था, बहुत शुक्रिया। ओके। चलिए, अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं। तो बस इसमें एंड कमेंट्स में यही कहूंगा कि लाइक अगर आपको कोई अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आता है जो कि जेन्युइन इशू हो, तो आप सर खिजर से मेरा नंबर लेके उनके रेफरेंस से या मुझे क्लास का रेफरेंस देके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल क्वेश्चंस के लिए नहीं कि आप मुझे मैसेज करके पूछ रहे हो कि ये क्या है, कि कोई जो चीज़ें थी जो मुझे लगा कि होलसेल के में चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इन केस जब आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग के दौरान आपको कोई इस तरह का इशू आ जाए, तो वो आप लाइक मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हैं। आपको लिंकेज के रिलेटेड कोई इशू आ जाए, कोई भी इशू हो, तो आप जो है ना सर खिजर से मेरा कॉन्टैक्ट लेके और इस क्लास का रेफरेंस लेके और मुझसे कॉन्टैक्ट बैच नंबर बता के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगेन, अगर कोई प्रॉपर कोई जेन्यून ड्यूरिंग सेलिंग कोई इशू आ रहा हो तो ओके, देन इसको वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखें सब लोग। अल्लाह हाफिज़।